हाँ जी, अपन ने कल क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अमेंड कब हुआ था? 2008 में। क्या कहता है ये एक्ट? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो रहे हैं उन सबको क्या देना है? लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना है। आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना है। ये एक्ट, इसमें क्या क्या इश्यूज से हमें डील करना पड़ता है? लीगैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डेटा प्रोटेक्शन, कस्टमर की प्राइवेसी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड कंप्लायंस विद आईटी एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल रिकॉग्निशन देना। किस किस को? सिग्नेचर, स्टोरेज, ई फाइलिंग, स्टोरेज, फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, सब चीजों को, ईमेल, सब चीजों को क्या देना है? लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ई कॉमर्स को प्रमोट करना एंड साइबर क्राइम को कम करना है हमें। देन उसके कुछ और भी थे चीजें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। यहाँ पे सारे सेक्शन है। सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता है? डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होंगी जो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स को साइन करेंगे। सेक्शन 6 क्या बोलता है? ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट को कुछ भी अपन को फाइलिंग करना। और सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर होना चाहिए। सेक्शन 15 क्या बोल रहा है? डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर होने चाहिए। आरबीआई कब हुआ था? 1934। क्या बोलता है आरबीआई? जो भी गाइडलाइंस आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना, तो ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि ओटीपी जनरेट होना चाहिए, चिप होनी चाहिए, और आप ये सारी चीजें काम में ले सकते हो। व्हाट आर द ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स? कंटेंट। कंटेंट मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव वेबसाइट से काम नहीं चलेगा, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए जो यूजर को अपने साथ एंगेज रख सके। उसके लिए क्या काम में लेते हैं? वीडियो काम में लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए, ताकि कस्टमर कंटेंट वीडियो को देखकर डायरेक्ट शॉपिंग कर पाए। नेक्स्ट क्या है? सोशल कॉमर्स का मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब पे भी अपना होना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको काम में लेते हैं। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप सोशल कॉमर्स काम में लो। नेक्स्ट मोबाइल कॉमर्स। ज्यादातर जनता मोबाइल कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग करती है, तो ट्रैफिक वहीं से क्रिएट होता है। आपके एप्लीकेशन का मोबाइल एप्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बायोमेट्रिक्स। सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना, थंब इम्प्रेशन, ये सब होना चाहिए। फोर्जिंग इसका होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या था? चैटबॉट्स के बारे में था कि वहां पे पर्सनली आप इंटरेक्ट कर कर बता सकते हो कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, और सारी बातें आप चैटबॉट से डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कस्टमर को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग मार्केटिंग कर दी, ताकि राइट कस्टमर पे राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट अपन ऑफर कर सके। उसकी क्या बाइंग हैबिट्स है, वो क्या सामान खरीदता है, क्या नहीं खरीदता, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। इसकी एमटी बनाई क्या कुछ? नहीं, चलो। हाँ जी, डिजिटल पेमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? डिजिटल पेमेंट्स मतलब डिजिटल मोड्स के थ्रू पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट जो करना, उसको क्या कहते हैं? डिजिटल मोड्स। कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, पहला क्या था? यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है इसके अंदर? बैंक टू बैंक इंस्टेंट बेसिस पे फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। रजिस्टर करना पड़ेगा, यूपीआई ऐप डाउनलोड करोगे, डीपीए क्रिएट करोगे और पेमेंट कर दोगे। कौन सी एप्स होती है? जैसे कि जीपे, वेरी गुड, फोन पे एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या था? आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इंस्टेंट इंटरबैंक, एक जगह से दूसरे के इंस्टेंट रियल टाइम बेसिस पे पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या था? मोबाइल एप्स, जैसे कि भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, विच इज डेवलप्ड बाय नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये यूपीआई बेस्ड है। इसमें क्या होता है?
मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगर सामने वाले के पास यूपीआई है तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करो और आईएफसी कोड डालो और उसको पेमेंट कर सकते हो। बट सामने वाले के पास अगर यूपीआई नहीं है तो एमएमआईडी को डालो और उसको अपन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था? मोबाइल वॉलेट। उसमें से कुछ पैसा वॉलेट में डालेंगे और उतना पैसा अपन कहीं भी खर्च कर सकते हैं। कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो? जैसे कि रिचार्ज करना है, कोई स्टोर पे पेमेंट करना है। और कौन से मोबाइल वॉलेट्स होते हैं? एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्या था? AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। सिर्फ आधार नंबर अगर बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है तो हम पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। *99# जितना आसान होता है ये। यहाँ पे स्मार्टफोन्स की जरूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों काम कर सकते हो, जैसे कि ये सारे काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर हमने पढ़े थे ये क्रिप्टो करेंसी। एक मोबाइल बैंकिंग में तो था। मोबाइल बैंकिंग में क्या था? मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू अगर अपन किसी को मतलब बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो वो अपन उसके कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल एप्स होती है। हर एक बैंक की अपनी वेबसाइट के साथ उसकी एप्स भी होती हैं। देन क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी पब्लिक ने बनाई है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। क्रिप्टोग्राफी सब चीजें कोडेड फॉर्मेट में होती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड पावर है। बैंक से कनेक्टेड होने की जरूरत, ट्रांजैक्शन फीस सिक्योर्ड है क्योंकि सब चीजें क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में। पहला क्या था? क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन पहले आई थी। देन वेरी गुड। ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं? कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। कार्ड्स कौन से थे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। What is the meaning of credit card? उधारी से खरीदो, बाद में पेमेंट करो और हर ट्रांजैक्शन की फीस कटती जाएगी। डेबिट कार्ड, वेरी गुड। और स्मार्ट कार्ड्स, प्रीपेड चिप। पहले पैसा डालेंगे और उसमें क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करते, सबको मिल जाता है स्मार्ट कार्ड। जिसको चाहिए उसको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। जरूरी नहीं है स्मार्ट कार्ड के लिए मेरे पास बैंक अकाउंट हो। बैंक अकाउंट है तो वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ, वैसे भी पैसा इसके अंदर डाल सकती हूँ। देन इंटरनेट बैंकिंग का मतलब बैंक की वेबसाइट पे जाओ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू और आप वहां से बैंकिंग का काम कर सकते हो। लाइक पेमेंट करना, फंड्स ट्रांसफर करना, पैसे जमा कराना, चेकबुक इश्यू करवाना, कोई पेमेंट रोकना, जो भी बैंक में आप काम करते हो वो सारे नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे काम अपन इंटरनेट बैंकिंग में कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। क्या थे बच्चों एडवांटेज? इसका फुल फॉर्म वो मेमोरी टेक्निक क्या थी? रीड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस। Read environment friendly business. R stands for less risk. Less risk मतलब ठीक है। R फिर सेकेंड R मतलब ठीक है। E मतलब इसका एंड ए मतलब एनीवेयर एक्सेस, कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस वाले में आएगा बेटा। हाँ जी, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। डी मतलब गवर्नमेंट डिस्काउंट वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली, पेपर का यूज कम होगा। बिजनेस मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा जो लोग डिजिटल पेमेंट्स लेते हैं उनसे, उनको मिलेगा किन से? जो लोग डिजिटल पेमेंट रिसीव नहीं करते। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट? नॉन टेक्निकल पर्संस, फार्मर्स, वर्कर्स, इनको यूज करना नहीं आता तो वो लोग पेमेंट नहीं कर सकते। ओवर स्पेंडिंग, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, ज्यादा खर्चा हो सकता है। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा चोरी हो गया तो उसको रिफंड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और
रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी होने का डर हमेशा बना रहेगा क्योंकि डेटा सर्वर पे है और कोई हैकर उसको हैक कर सकता है। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है, कॉस्ट बढ़ेगी हमारी। वेरी गुड, वेरी गुड, यही पढ़ा था कल अपन ने, ठीक है। अच्छा, एआई और वो मशीन लर्निंग भी पढ़ा था। क्या होता है एआई का मतलब? When machine can work, think, talk like human being, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। इसके एप्लीकेशंस अपने मन से बता सकते हो, 4-5 एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है किताब में लिखी है वही बोलनी है, या जरूरी नहीं है सबको सेम लिखनी है, ठीक है। रोबोट्स सबसे जरूर तो मतलब सबको ही आता है, रोबोट, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये तो सबको आता है, ये तो सब लोग लिख ही सकते हैं। इसके अंदर चेस का गेम्स खेलते हो आप लोग? हाँ, वेरी गुड। व्हेन इसके रिस्क, ISS, I stands for S stands for and S stands for very good। सिक्योरिटी का मतलब किल बटन होना चाहिए, वो टेक ओवर कर लेगा, ह्यूमन को टेक ओवर कर लेगा, एग्जांपल रोबोट मूवी, ठीक है। देन इसका कंट्रोल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंट्रोल लगाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन लर्निंग? जो उसको आती है सिर्फ वो, मतलब उसको सिखाई गई है वो उतना ही बता सकती है, उसी पे काम कर सकती है, उसके अलावा काम नहीं कर सकती। इसके एप्लीकेशंस वो वाली एआई वाली तो आई जाएंगी 3-4 और। डेटा माइनिंग का मतलब बहुत सारे डेटा में से अपना काम का डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ताकि उसको देखकर कोई यूजफुल डिसीजन ली जा सके। ये अपन एक्चुअली डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वहां दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से काम के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ताकि उसको देखकर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सके। एग्जाम्पल, सबसे सस्ता दिन, बिग बाजार का सबसे सस्ता दिन, और एक ईद पे मूवी रिलीज करना, ये इसके डेटा माइनिंग के एग्जांपल्स हो सकते हैं। और क्या था अपन ने? क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, क्या था इसमें? जो भी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको डिटेक्ट कर देता है, नोटिफाई कर देगा। अगर कुछ भी गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हद तक उसको रोककर नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि सिक्योरिटी बनी रहेगी क्रेडिट कार्ड की। और इसके रिस्क, मैंने कहा था यही बोलोगे मैंने कहा था यही बोलोगे, मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा। इसके रिस्क है ISS, I stands for S मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज लगाए कुछ याद है आप लोगों को, क्योंकि आज मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने, आप लोगों ने मतलब याद है ना, ऐसे ही नहीं कि गंगम गंगम सिर्फ मुंह चला रहे, चाहे कुछ आता हो चाहे कुछ नहीं आता हो, किसको पता चलेगा। याद है? आज कॉन्फिडेंस आया कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा सा आया अपने अंदर, लगा कि हमें कुछ कुछ आता है इस सब्जेक्ट के अंदर। वेरी गुड। चलो, परसों टेस्ट है, सबको याद है? हाँ, इजी आएगा पेपर। इसमें देखो कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एसएम में फिर भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां दिमाग लगाना पड़ता है। वहां हमें क्वेश्चन के साथ ये दिमाग लगाना पड़ता है कि आंसर क्या लिखेंगे। आंसर आता है पर ये नहीं पता कौन से क्वेश्चन में छापना है आंसर। सारे, अगर वो जब तक ये नहीं बोले कि इसमें 2 या 3 लिखो, जब तक वो मेंशन, मतलब मेरे पेपर में जब तक मैंने ये नहीं लिखा एक्सप्लेन एनी 2, तब तक आपको सारे लिखने हैं, चाहे वो मैं 2 नंबर का पूछूं चाहे वो 10 नंबर का पूछूं। नंबर देखकर आप लोगों को डिसाइड नहीं करना कि आप लोगों को कितने पॉइंट्स लिखने, वो मैं डिसाइड करूंगी आपको कितना लिखना। पूरा पूरा मेरे में भी तो दिमाग है ना, मैं 2 नंबर में इतना नहीं दूंगी। सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लिखना, मीनिंग जरूर लिखना है। नहीं, आप लोग क्या करोगे, जैसा मैं समझाती हूँ, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, आप सिर्फ वो एग्जाम्पल लिखे आओगे और मीनिंग लिखना भूल जाओगे, तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी कंटेंट होता है, फिर एग्जाम्पल होता है। कंटेंट लिखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, और इतना मेरे में भी दिमाग है कि मुझे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन देना है। पर जब तक मैं मेंशन नहीं करूंगी कि इसमें इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, तब तक आप लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे, जिसके अंदर जो भी जितना भी मैंने पढ़ाया उस टॉपिक के अंदर का सब कुछ भरना है आपको। एडवांटेज पूछा तो सारे भरने हैं, डिसएडवांटेज पूछा है तो सारे भरने हैं आप लोगों को, ठीक है। ऐसा मत कह देना, और ऐसा करते हैं बच्चे की 2 नंबर का इसलिए इतना सा लिख देते हैं, 6 का है तो बड़ा पेज लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। 4 नंबर का भी क्वेश्चन 1 पेज का हो सकता है और 4 नंबर पूरे मिल सकते हैं अगर उसका कंटेंट आप लोग कंप्लीट लिखेंगे तो,
क्लियर, समझ में आ गया? हाँ जी श्रेया बोलो बेटा। एक डाउट था। डाउट्स बाद में लेंगे बेटा, डाउट्स बाद में लेंगे, पहले पढ़ेंगे। अब एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता, आप गूगल पे देख लेना कुछ एग्जैक्ट मतलब इसमें। शायद वो रजिस्टर करना कुछ होता होगा। मैम हाँ जी, कितने मार्क्स का होगा पेपर? पेपर 50 मार्क्स का, 1.5 घंटे का पेपर। ऐसा ही होता है एग्जाम में, 50 मार्क्स का पेपर आता है, 1.5 घंटे का पेपर आता है, वही आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। 1.5 घंटे का एमसीक्यू भी आएंगे, पर पेपर मानकर चलना, इतना लेंदी पेपर आएगा कि 1.5 घंटा सिर्फ लिखते जाओगे, और वो जब अच्छे से आता होगा तब लिखते जाओगे तो पेपर कंप्लीट होगा, तो इस पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अच्छा खासा कंटेंट लिखना पड़ेगा, कम नहीं लिखना पड़ेगा हमें पेपर के अंदर। हाईएस्ट 8 मार्क्स का पर फ्लो चार्ट आता है जनरली। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैं हमें फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगी, जनरली वही आता है। बाकी 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, 6 के, 4 के, 2 के, 1 के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन के जितने पार्ट्स वो एक जगह अटेम्प्ट करने हैं, अलग अलग जगह अटेम्प्ट नहीं करने। सपोज कोई क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा दिया हुआ, उसका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट्स हैं। तो अगर हमें ए पार्ट आता है तो हमें बी सी नहीं आता और हमें लगता है हम बाद में करेंगे, तो उसकी जगह छोड़ दो, उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कभी भी ऐसा मत करना ये करने के बाद फिर मैं फर्स्ट का लिख रही हूँ, फर्स्ट का सी पार्ट का आंसर ये, फिर फिफ्थ कर रही हूँ, फिफ्थ का सी पार्ट कर रही हूँ, फिर फोर्थ कर रही हूँ, फोर्थ का बी पार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से पेपर करोगे तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सीक्वेंस में पेपर करना जरूरी नहीं होता, आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं और कोई भी बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो हमें सबसे अच्छे से लर्न है वो हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। और पेपर कंप्लीट करने का एक और टेक्निक होता है कि सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, बाद में छोटे। क्योंकि शुरू में क्या होता है, हमारी एनर्जी कंप्लीट होती है, हमारे पास हाथों की स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो जब शुरू में हम 6 नंबर का या 5 नंबर या 4 नंबर का बड़े क्वेश्चन शुरू में अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम उनको अच्छा टाइम दे पाते हैं। लास्ट में जब 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां आप 2-2, 3-3 लाइनें भी लिखोगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे उसमें, एकदम नहीं कटेंगे। नहीं तो क्या होता है, इनिशियली हम छोटे छोटे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट तक आते आते टाइम नहीं बचता, तो वो 6 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन छूटते जाते हैं, तो वहां नंबर ज्यादा कट जाते हैं। और एक क्वेश्चन के जितने पार्ट्स वो एक जगह अटेम्प्ट होंगे। मतलब अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है तो लास्ट में करो, पर उसके 3 पार्ट्स एक साथ होने चाहिए, अलग अलग जगह नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? एमसीक्यू जो आएंगे उसमें सिर्फ एबीसी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, पूरा पूरा सेंटेंस या जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, ऐसे लिखोगे तो भी एमसीक्यू में मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? एमसीक्यू देखो मेरे पे डिपेंड करेगा मैं कितने दूंगी, कम भी दे दूं, ज्यादा भी दे दूं। एग्जाम में तो 50 मार्क्स में 15 एमसीक्यू आते हैं। हाँ, ये इसका पेपर टोटल 60 मार्क्स का आता है, उसमें से 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है आपको। 15 मार्क्स का एमसीक्यू ईआईएस में आएगा, 15 मार्क्स का एमसीक्यू एसएम में आएगा आपका। बाकी 35 मार्क्स का पेपर आपका वो होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चंस एमसीक्यू तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, जो तो रीडिंग का टाइम होता है ना उस टाइम पे भी एमसीक्यू अपने सॉल्व करके रख सकते हो, वहां लिख लो आंसर। एग्जाम में फाइनली रीडिंग का टाइम मिलता है ना 15 मिनट का, तब एमसीक्यू पढ़ के लिख के रख लो, उसको तो अटेम्प्ट करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ना। 15 नंबर आप 1 मिनट में अटेम्प्ट कर पाओगे, लिखने पे ज्यादा टाइम दो ना, एमसीक्यू पे ज्यादा टाइम दो। कटेगा तो 1 नंबर 2 नंबर कटेंगे ना। केस स्टडीज कम आती है, नहीं आती इतनी ज्यादा, ईआईएस में नहीं आती, एसएम में आती है, एसएम में आती है। मैम हाँ मैम, थ्योरी क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है एक क्वेश्चन का? 6। 6। पर 6 में हमें ये डिसाइड नहीं करना कि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें 6 पॉइंट्स लिखने हैं, नहीं। 6 मार्क का क्वेश्चन है और अगर आपके बुक में उसके 12 पॉइंट्स दिए हैं और उसने फिर भी 6 मार्क का दिया, मतलब वो हर पॉइंट का आधा नंबर कैलकुलेट करके चलता है अपने हिसाब से।
तब उसने वो 6 मार्क का क्वेश्चन दिया। तो ये अपना दिमाग मत लगा लेना कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट, ये दिमाग मत लगा लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैम अपनी क्लास टाइमिंग में ही होगा ना टेस्ट कल? परसों है बेटा, कल नहीं है। हाँ परसों परसों। परसों बेटा टेस्ट भी होगा और परसों मैं क्लास भी लूंगी। और वो किस टाइम पे मेरा टेस्ट होगा और किस टाइम पे क्लास लूंगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। कल कर दोगे? हाँ कल इन्फॉर्म कर दोगे? हाँ, कल या फिर परसों, पता नहीं। टेस्ट देना कब? मतलब अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो फिर बेटा मैं कल इन्फॉर्म कर लूंगी आपको। ठीक है, हाँ ओके मैम। चलो हाँ जी, पेज नंबर 4.10 ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। पेज नंबर 4.10 ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसी को बिजनेस मॉडल कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रोडक्ट की हो, सर्विस की हो, इंफॉर्मेशन फ्लो की हो, जिससे भी आपका पैसा जनरेट होता है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? आपका बिजनेस मॉडल। जो आप बिजनेस करते हो उसको क्या कहते हो? आप बिजनेस मॉडल कह देते हो। ई बिजनेस मॉडल क्या होगा? उस बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना। मेरी दुकान है छोटी सी कपड़े की, उस कपड़े की दुकान को अगर मैं ऑनलाइन, उस कपड़े की दुकान को ऑनलाइन में मैंने मेरी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन बेचने लग गई तो उसको मैं क्या कह दूंगी? ई बिजनेस मॉडल कह दूंगी। Business model also enables the firms to analyze its environment more effectively, thereby exploit the potential of its market. जो आपका ई बिजनेस मॉडल होता है उससे आप अपने मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो और एंट्री बैरियर्स लगा सकते हो राइवल्स के लिए कि कॉम्पिटिटर ना घुसे, क्योंकि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर घुसेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस मॉडल का मतलब समझ में आ गया? बिजनेस मॉडल किस चीज को कहते हो? जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भी आप चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे सर्विस बेच रहे हो, चाहे इंफॉर्मेशन बेच रहे हो, जिसके थ्रू भी आपको रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, उस चीज को क्या कह दिया जाता है? बिजनेस मॉडल। उसी बिजनेस को अगर अपन ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं, उसी बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कह दिया जाता है? ई बिजनेस मॉडल कह दिया जाता है। वेरियस ई मार्केट्स, बहुत सारे ई मार्केट्स होते हैं। कौन से ई मार्केट होते हैं, किसका मतलब क्या होता है? पहला है ई शॉप। ई शॉप का मतलब, इसमें ई शॉप में लिख लो फिजिकल खुद की शॉप को ऑनलाइन करना। फिजिकल खुद की शॉप को ऑनलाइन करना। फिजिकल खुद की शॉप को ऑनलाइन करना। जैसे कि झुंझुनू में रूंगटा वाले की दुकान है, रूंगटा वाले की दुकान है, फिजिकल दुकान है। अगर मुझे रूंगटा से कुछ भी खरीदना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, फिर सामान खरीदता हूँ। रूंगटा का मन है कि मुझे मेरा काम ऑनलाइन करना है, उसको ये मन नहीं है मैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे बेचूं, उसको मेरा खुद का होना चाहिए। उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई www.roongta.com। बना सकता है, बनवा सकता है खुद की वेबसाइट। उस वेबसाइट पे उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए, उस पे जाकर मैं ऑनलाइन भी सामान खरीद सकती हूँ और जाऊं तो मैं फिजिकल स्टोर पे भी सामान खरीद सकती हूँ। तो मेरी खुद की दुकान है रूंगटा की, और खुद की दुकान को मैं ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहती हूँ। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे नहीं डाल रही, खुद की दुकान की खुद ने वेबसाइट बनाई और उसका मैं खुद को सामान बेच रही हूँ। उसको क्या कहा जाता है? आपका ई शॉप कहा जाता है। तो ई शॉप क्या है? एक तरीके का वर्चुअल स्टोर है जहां से आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। मतलब इट इज एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ द रिटेल स्टोर्स। जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनका ऑनलाइन वर्जन, जहां से कस्टमर कभी भी दिन रात कभी भी घर पे बैठे हुए वहां से सामान खरीद सकता है, ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है और वहां से पेमेंट कर सकता है। डायरेक्ट सेल, कस्टमर को अगर आपको डायरेक्टली सामान बेचना हो तो उसके लिए ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही कस्टमर को सामान बेच रहा है, यहाँ पे बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं वो आपके हट जाएंगे। मेरी खुद की फैक्ट्री है कपड़े की, उस फैक्ट्री की मैंने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट से कोई भी सामान मेरे से खरीद सकता है। तो बीच में जो होलसेलर्स रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे
बाईपास हो जाएंगे, इंटरमीडिएट हट जाएंगे और मैं डायरेक्टली कस्टमर तक मेरा सामान पहुंचा सकती हूँ। उसको क्या कहा जाता है? ई शॉप कहा जाता है। तो रिटेल स्टोर को ऑनलाइन कन्वर्ट करना ताकि कस्टमर कभी भी किसी भी वक्त घर पे बैठे हुए आपकी दुकान से सामान खरीद सकता है और पेमेंट कर सकता है और इसमें कोई इंटरमीडियरीज नहीं होंगे, उसको क्या कहा जाता है? ई शॉप कहा जाता है। समझ में आ गया ई शॉप का मतलब क्या है? जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है www.wforwomen.com। W फॉर वुमेन क्या है? ओनली फॉर वुमेन। यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जितना भी वुमेन को सामान चाहिए वो सारा सामान वुमेन से रिलेटेड इस दुकान पे मिलता होगा। नेक्स्ट है ई मॉल। ई मॉल क्या होगा बच्चों? मॉल होते हैं जैसे कि बिग बाजार। बिग बाजार एक मॉल है, जैसे जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में वहां पे बहुत सारा आइटम मिलता है। उस मॉल को अगर आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करो, जैसे पेटीएम मॉल, कभी नाम सुना हो? पेटीएम मॉल, रिलायंस ट्रेंड, तो जो आपके मॉल्स हैं अगर आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करते हो, जो आपका शॉपिंग मॉल है उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका ई मॉल कहा जाता है। कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट शॉप सिचुएटेड इन अ कन्वीनियंट लोकेशन इन ई-कॉमर्स। कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब इकट्ठा करना, कंबाइन करना। मॉल के अंदर जनरली एक तरीके की दुकानें नहीं होती, मॉल के अंदर बहुत सारी तरीके की दुकानें होती हैं। कोई भी मॉल में जाओ तो वहां पे आपको क्लोथ्स की दुकानें भी मिलेंगी, वहां पे आपको फुटवेयर की दुकान भी मिलेगी, वहां आपको कॉस्मेटिक की दुकान भी मिलेगी। तो ई मॉल भी यही, अगर इस ई मॉल पे आप लॉग इन करते हो, इस ई मॉल पे आप जाते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कॉस्मेटिक भी मिलेगा, आपको फुटवेयर भी मिलेंगे, आपको क्लोथ्स भी मिलेंगे, और भी जो मॉल्स में दुकानें होती है तो बहुत सारी अलग अलग दुकानें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है ई मॉल के अंदर। क्लियर? समझ में आ गया ई मॉल क्या होता है? देन ई ऑक्शन। ई ऑक्शन जैसे कि OLX.com, या यहाँ पे टेंडर भरे जाते हैं। टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स समझते हो? टेंडर्स क्या होते हैं बच्चों? हम कितने में सामान हमारा बेचेंगे, ताकि हमें टेंडर, सब अपना अपना टेंडर भरते हैं और फिर ह्यूज ऑर्डर किसके पास आ जाता है उसको टेंडर कहता है। तो ई ऑक्शन, जो ऑक्शन का काम हो रहा है, जो बिडिंग का काम हो रहा है, वो भी आपका ऑनलाइन काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन प्रोवाइड अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच द बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग मतलब मोल भाव करना, ये सामान इतने का होगा, ये सामान। कंपनी ए तो कह रही है कि मैं कोई भी एसी 45,000 में बेचूंगी, कंपनी बी कह रही है मैं वही एसी 30 में बेच दूंगी, कंपनी सी कहती है मैं वो एसी 40,000 में बेचूंगी। ये टेंडर भर रहे हैं सब, अपना सीक्रेट टेंडर, इसका बिडिंग चल रही है, मुझे जिससे सामान खरीदना हो फिर मैं उससे खरीद सकती हूँ। फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन टेक प्लेस बिटवीन कंपीटिंग बायर्स, ABC कंपीटिंग बायर्स हो गए। एट ई ऑक्शन पीपल बाय एंड सेल थ्रू एन ऑक्शन वेबसाइट। उस ऑक्शन वेबसाइट से आप खरीद भी सकते हो और उस ऑक्शन वेबसाइट पे आप बेच भी सकते हो अपना सामान। इन ई ऑक्शन ऑलमोस्ट परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइस, करंट डिमांड, सप्लाई, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई रहेगी। E-auction has become an increasingly popular tool for buyer to access lowest price the suppliers are willing to charge. कम प्राइस मतलब यहाँ मुझे पता चल गया सबसे सस्ता कौन दे रहा है, बी, तो मैं बी से सामान खरीद लूं। ये अपन को E-auction पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टल्स। पढ़ा था अपन ने बच्चों पोर्टल्स, वेब पोर्टल कहाँ पढ़ा था पहले ही तो ये बताओ। कंपोनेंट्स ऑफ ई-कॉमर्स क्या थी उसकी मेमोरी टेक्निक? यू एंड वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। यू स्टैंड्स फॉर यूजर, डब्ल्यू मतलब वेब पोर्टल। वेब पोर्टल का मतलब क्या था? इंटरफेस जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट कर सकते हैं ई-कॉमर्स वेंडर से, या फिर वेबसाइट जिसमें पेमेंट गेटवे भी होता है, उसको क्या कहा जाता है? वेब पोर्टल कहा जाता है। तो वही वेब पोर्टल ये है, ये जो पोर्टल्स है। पोर्टल क्या होती है? एक वेबसाइट जो मेन एंट्री पॉइंट है, जहां से आप शुरू कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। Portals are the channels through which websites are offered as content. वेबसाइट का जो कंटेंट दिखता है वो कहाँ दिखता है हमें? वेब पोर्टल पे हमें सारा कंटेंट दिखता है। The control of the content can be source of revenue. आपका कंटेंट कैसा होगा? वेब पोर्टल जितना इजी होगा, जितना सिंपल होगा, लोग उतना ही आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो उस कंटेंट कैसा है वो आपके लिए क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए आप चार्ज कर सकते हो कि कोई आपके वेब पोर्टल पे अगर एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है तो उस कंपनी से अपन चार्ज कर लेंगे, या जो यूजर सब्सक्राइब ले रहा है जैसे कि हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, इनके अपन को अगर
वीआईपी यूजर्स बनना है, सब्सक्राइब यूजर बनना है, तो उनके लिए हमें पेमेंट उनको देना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी कमाई हो सकती है। तो वेब पोर्टल का मतलब समझ में आ गया? पोर्टल मतलब वो इंटरफेस, वो मेन एंट्री पॉइंट जिसके थ्रू हम वेबसाइट को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। उसका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी। बायर्स एग्रीगेटर्स, बायर्स एग्रीगेटर्स, बायर्स एग्रीगेटर्स का मतलब जोमेटो, स्विगी, जोमेटो, स्विगी, ये बायर्स एग्रीगेटर होते हैं। होता क्या है बायर्स एग्रीगेटर का मतलब, यहाँ पे अगर आप एक कस्टमर को सामान बेचते हो तो आप इतना डिस्काउंट नहीं दे सकते। आप एक कस्टमर को बेचोगे तो मैं कहूंगी कि मैं आपको सिर्फ 2% का डिस्काउंट दे सकती हूँ। यही मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर 50 हो गए, मेरी सेल बढ़ गई, तो मैं हर कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दे सकती हूँ। तो बायर्स को एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, कि खूब सारे बायर्स जिनका सेम चीजों में इंटरेस्ट है वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अब उनको ऑफर किया जाता है, जैसे जोमेटो जो ऑफर करती है, जोमेटो क्या करती है, वो ढूंढती है कि कौन कौन सप्लायर्स हैं, कौन कौन सप्लाई करना चाहते हैं, उनको अपने साथ जोड़ती है, अपने नाम के अंडर उनका सामान बेचते हैं। अगर अपन कोई जैसे केक मंगाया जोमेटो से और केक खराब आ गया, तो आप अगर केक वो 1.5 से आए तो 1.5 का नाम खराब होगा या जोमेटो का खराब होगा? जोमेटो का खराब होगा। तो यहाँ पे अपने नाम के अंडर वो डिफरेंट सेलर्स का सामान बेचते हैं टू द मल्टीपल बायर्स, बहुत सारे बायर्स को, ताकि सारे बायर्स को बहुत एक्स्ट्रा अच्छा डिस्काउंट मिल सके। उसको क्या कहा जाता है? बायर्स एग्रीगेटर्स कहा जाता है। तो बायर एग्रीगेटर ब्रिंग्स टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ताकि उनको बहुत सारी सेविंग्स हो सके, उनको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल सके। यहाँ पे अपन कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन लोग हैं जो प्रोवाइड करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, और उनका जो सर्विसेज है वो हम हमारे ब्रांड के अंदर उनका सर्विसेज बेचते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा। समझ में आ गया बायर्स एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? देन वर्चुअल कम्युनिटीज, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना, ऑनलाइन ग्रुप बना लेते हो। जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग अपना ग्रुप बनाते हो, कोई फैमिली ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, कोई आईपीसीसी का ग्रुप है, कोई फाउंडेशन का ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो। फेसबुक पे भी कोई ऐसे पेजेस होते हैं, उस पेज को जो जो लोग ज्वाइन करते हैं वो एक एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, फेसबुक पे भी। तो ये वर्चुअली ऑनलाइन जो ग्रुप बनता है उसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल कम्युनिटी कहा जाता है। वर्चुअल कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी ऑफ द कस्टमर्स हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट एंड यूज द इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है वो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे Amazon.com provides website for exchange of information on a wide range of subjects related to their portfolio products and services. वर्चुअल कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है, जो लोग भी उस कम्युनिटी में होंगे उनको सबको उसकी वजह से फायदा मिलेगा। तो वर्चुअल कम्युनिटी मतलब जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, सब लोग मिलकर एक कॉमन ग्रुप बना रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल कम्युनिटी कहा जाता है। ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करना। आप व्हाट्सएप पे कोई मार्केटिंग कर रहे हो, आप ईमेल पे कोई मार्केटिंग कर रहे हो। जैसे कि मिंत्रा है, मिंत्रा को कोई मार्केटिंग करनी है तो मिंत्रा ईमेल पे ईमेल भेजेगा मुझे कि ये डिस्काउंट आ रहा है, ये डिस्काउंट आ रहा है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? अपना ई मार्केटिंग कहा जाता है। तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो, मिंत्रा जो ईमेल भेजता है उसको क्या कहा जाता है? अपना ई मार्केटिंग कहा जाता है। आजकल कंपनीज व्हाट्सएप पे भी मार्केटिंग करती हैं कि अगर आपने जैसे यहाँ झुंझुनू में जो फर्स्ट क्राई है, अगर आपने उसका वो मेंबरशिप ले रखी है या वहां पे आप अपना नंबर दे रखे हो, तो उनके जो भी ऑफर्स आएंगे वो आपके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? आपका ई मार्केटिंग कहा जाता है। तो ई मार्केटिंग मतलब आप इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? ई मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि आप बहुत सारे राइवल्स की प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब बच्चों, प्रोक्योरमेंट का मतलब, प्रोक्योरमेंट मतलब, प्रोक्योर का मतलब होता है परचेज करना, एक्वायर करना। कुछ भी चीज खरीदने को क्या कहा जाता है? प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। जब भी हम खरीदते हैं, तो जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हो आप, आईसीएआई से जो बुक आपको ऑर्डर करनी पड़ती है अब लेटेस्ट, वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती है, तब आपके आईसीआई की बुक आएगी।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, किसी ने अपना नया होटल खोला, उस होटल में उसको 100 एसी की जरूरत है, तो उसने ऑनलाइन डाल दिया कि मुझे कितने एसी चाहिए, 100। सब लोग अपना अपना बता देंगे कि हम इतने इतने में आपको एक एक एसी देंगे। मुझे जिससे जो सामान खरीदना है ऑनलाइन में सामान खरीदूंगी। तो जो भी आप ऑनलाइन खरीदते हो उसको क्या कहा जाता है? आपका ई प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो ई प्रोक्योरमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू जो भी आप खरीदते हो। बिजनेस मॉडल्स बेस्ड ऑन ई प्रोक्योरमेंट सीक्स एफिशिएंसी इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन सप्लायर्स। कौन कौन बेचने वाले लोग हैं, जैसे एसी में मुझे पता चल जाएगा उनके पास कितने एसी हैं, सबकी क्या प्राइस है, किसकी क्या क्वालिटी है, कौन कब मुझे डिलीवर करेगा और किससे मेरा कितना पैसा बचेगा, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे पता चल जाएंगी। बेस्ट वैल्यू डील्स मुझे पता चल जाएंगी। तो आप लोग इसके लिए ऐसा लिख लो होटल 100 एसी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सप्लायर्स हैं, किसके पास कितने एसी अवेलेबल हैं, कौन कितनी प्राइस में दे रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी डिलीवरी टाइम, कितना पैसा बचेगा, बेस्ट वैल्यू क्या है। E-procurement intermediaries specialize in providing up-to-date and real-time information। यहाँ पे हमें हमेशा अप टू डेट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सामान कब हमें पहुंच, मतलब सामान हमें कब मिल जाएगा, इस सब चीजों की हमें अप टू डेट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपका क्या होता है? ई प्रोक्योरमेंट मतलब ऑनलाइन कुछ भी खरीदना। लास्ट है ई मार्केट्स के अंदर, दैट इज ई डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि जो मैं आप लोगों को नोट्स देती हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, कभी होता है ना मैं कहती हूँ हार्ड कॉपी नहीं दे पा रही, मैं ग्रुप में व्हाट्सएप कर देती हूँ, मैं इसका नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में देती हूँ। मैं ऑनलाइन मेरे नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, हार्ड कॉपी की जगह मैं ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, तो उसको क्या कहा जाता है? ई डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो नोट्स पीडीएफ, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। E-distributor is a company that supplies product and services directly to individual business. The distribution models help distributors to achieve efficiency saving by managing large volume of customers. E-distribution में आप एक साथ बहुत सारे customers को वो सामान डिलीवर कर सकते हो। ऑटोमेटिंग ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटेड जाएंगे। कम्युनिकेटिंग विद द पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड फैसिलिटेटिंग वैल्यू एडिंग सर्विसेज सच एज ऑर्डर ट्रैकिंग थ्रू ईच पॉइंट इन सप्लाई चेन। हम ऑर्डर को भी ट्रैक कर सकते हैं, हमारा सामान कहां तक पहुंचा। और ये एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी मैं मतलब आप लोगों को बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिए? ये सारे हमने पढ़ लिए ई मार्केट्स। ई मार्केट्स में सबसे पहले आपने पढ़ा ई शॉप। ई शॉप मतलब जो मेरी खुद की दुकान है उसको मैंने ऑनलाइन, रिटेल को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। देन ई मॉल, मॉल्स को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया। मॉल्स मतलब कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स का इकट्ठा होकर एक जगह पे बनाना, उसको ई मॉल कहा जाता है। देन ई ऑक्शन, बिडिंग प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, पोर्टल्स, पोर्टल मतलब मेन एंट्री पॉइंट जिसके थ्रू अपन वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसका कंटेंट कैसा, उसकी वजह से उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी। देन बायर्स एग्रीगेटर्स मतलब जोमेटो, कौन कौन प्रोवाइडर है अपने नाम पे उसकी सर्विसेज देना मल्टीपल बायर्स को, ताकि उनको बहुत सारा पैसा बच सके, उनकी बहुत सारी सेविंग हो सके। वर्चुअल कम्युनिटीज का मतलब ऑनलाइन ग्रुप बना लेना, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो सब मिलकर ऑनलाइन ग्रुप बना लेंगे। ई मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, मिंत्रा ईमेल के थ्रू जो मार्केटिंग कर रहा है, फर्स्ट क्राई मार्केटिंग कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू। ई प्रोक्योरमेंट मतलब ऑनलाइन खरीदना, तो यहाँ पे हम बता देंगे हमें क्या चाहिए, फिर वो जो भी है हमें पता चल जाएगा कौन सप्लायर्स कितना अवेलेबल, किस क्वालिटी पे सामान उसके पास है, कब वो सामान पहुंचा देगा, रियल टाइम यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना, कुछ भी उसको ई डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये सब अपने पढ़ लिए। ई मार्केट्स, सम बिजनेस मॉडल्स फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए कुछ बिजनेस मॉडल्स क्या क्या है? पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, मतलब ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको ई कहेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसको ई नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो कहेंगे उसको। ई मतलब ऑनलाइन। हाँ जी, B2C, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जो आपके फ्लिपकार्ट होते हैं। बिजनेस किससे इंटरेक्ट करता है? कंज्यूमर से। कंज्यूमर किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? डायरेक्टली बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यूजुअली
typically used to refer online retailers who sell products and services to consumers through the internet. अपने कस्टमर को सामान बेचना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो कौन सा बिजनेस मॉडल होता है? उस बिजनेस मॉडल का नाम क्या होता है? B2C. इसके मार्केट्स B2C के मार्केट कौन से ई शॉप, ई मॉल, ई ऑक्शन, बायर एग्रीगेटर, पोर्टल एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, दिस में इन्वॉल्व डायरेक्ट सेलर्स लाइक ऑनलाइन इंटरमीडिएट. यहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रूंगटा वाला डायरेक्ट सेलर है, उसने अपनी दुकान ऑनलाइन खोल दी. यहाँ पे इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं जैसे Amazon.com. यहाँ पे कम्युनिटीज भी हो सकती हैं जिनका शेयर कॉमन इंटरेस्ट हो, उस कम्युनिटी के थ्रू भी सामान बेचा जा सकता है. B2C हो सकता है. तो B2C के लिए डायरेक्ट सेलर्स हो सकते हैं, इंटरमीडियरीज हो सकती हैं और कम्युनिटीज भी हो सकती हैं. देन B2B, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर. जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, उसने क्या किया, अपनी एक वेबसाइट बना दी abc.com. अब अगर किसी होलसेलर को सामान खरीदना है तो वो उस फैक्ट्री में फिजिकली जाकर भी सामान खरीद सकता है, और होलसेलर को खरीदना है तो इस वेबसाइट से भी वो सामान खरीद सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है. तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बातें कर रहा है. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स रिपीट कॉमर्स बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर्स और अदर partners. A website sells its product to an intermediary buyer who then sells the product to the final customer. अब ये जो wholesaler है, ये final customer को सामान बेचेगा. तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? B2B. B2B में ई मार्केट्स क्या हो सकता है? ई ऑक्शन हो सकता है, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्टल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा. A wholesaler places an order from a company website and after receiving the consignment sells the end product to the final customer who comes to buy the product on its retail. Wholesaler ने कंपनी से ऑनलाइन सामान खरीदा और उसने फाइनल कस्टमर को वो सामान बेचा, जैसे इंडिया मार्ट. Then C2C, कस्टमर टू कस्टमर. कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है बच्चों? OLX.com. यहाँ एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहा है, दोनों फाइनल कंज्यूमर्स हैं, एक फाइनल कंज्यूमर दूसरे फाइनल कंज्यूमर को सामान बेच रहा है. तो कस्टमर्स डायरेक्टली सेल टू द अदर कंज्यूमर्स, वो एड्स के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, किसी भी तरह एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहा है. कस्टमर अननोन भी हो सकता है, यहाँ पे अनट्रस्टेड पार्टीज भी हो सकती हैं. कंज्यूमर, दिस मॉडल फैसिलिटेट्स प्लेन एंड सिंपल कॉमर्स. यहाँ पे बहुत सिंपल काम होता है, उसने कह दिया इतने में सामान बेचूंगा, उसने कहा ठीक है मुझे इतने में ये आपका सामान खरीदना है. तो बहुत सिंपल है C2C. देन इसके मार्केट्स कौन से हैं? ई मार्केट्स, ई ऑक्शन, वर्चुअल कम्युनिटीज. इसका एग्जांपल हो गया कंज्यूमर अपनी असेट्स जैसे कि अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, मोटरसाइकिल बेच रहा है या रूम रेंट पे लगा रहा है, दूसरे कस्टमर को दे रहा है थ्रू ऑनलाइन उसने एडवर्टाइजमेंट दे दिया और ऑनलाइन किसी को खरीदना हो तो वहां से आप खरीदो. ये होता है आपका C2C. C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे जो है 50,000 तक का AC खरीदना है, मुझे 50,000 तक का AC खरीदना. कंज्यूमर ने अपनी प्राइस सेट कर ली. अब जो कंपनीज ये ऑफर कर सकती हैं वो आके इस कंज्यूमर को खुद अप्रोच करेंगी. कंपनी ये ने कहा मैं 40 तक बेच सकती हूँ, उसने कहा मैं 49 तक बेच सकती हूँ, उसने कहा 30 तक, उसने कहा मैं 25 तक का आपको AC देने के लिए तैयार हूँ. अब आप उसका खुद चेक करोगे, उसकी क्या सर्विसेज है, क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स, क्या कंपोजिशन, सब आप चेक करोगे. पर कस्टमर ने अपना क्राइटेरिया सेट कर दिया और जो सप्लायर्स हैं वो आकर उसको कस्टमर को अप्रोच करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर टू बिजनेस. कंज्यूमर ने कहा कि मुझे एक कार चाहिए, कंज्यूमर ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी और मुझे 1 लाख रुपए तक की गाड़ी चाहिए. अब जो लोग 1 लाख तक की गाड़ी बेचने के लिए तैयार हैं, सप्लायर, वो उसको जाकर अप्रोच करेगा. तो वो सारे ट्रांजैक्शन जिस बिजनेस मॉडल में होते हैं उस बिजनेस मॉडल को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है. यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस सेट कर दिया और कंपनीज बिड कर रही हैं, उसको प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है. यहाँ पे जैसे ई मार्केटिंग, ई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, द कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ पर्सन लोन कार प्रोवाइडेड बैंक्स. ये पढ़ लेना, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा. इजी है, डिफिकल्टी है, पढ़ लोगे, समझ में आ गया. C2B का ट्रांजैक्शन मतलब कंज्यूमर ने अपना बता दिया, बिजनेस आके खुद उसको अप्रोच कर रहा है. देन कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मतलब
जो भी ट्रांजेक्शन्स कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हैं उसको कंज्यूमर टू गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे ई मार्केटिंग, इसका एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स india.gov.india। मुझे अगर टैक्स भरना है तो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट, कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर को टैक्स भरना है, इनकम टैक्स भरना है, तो वो उस साइट पे जाकर अपना टैक्स भर सकता है। तो ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर को अगर कोई फीडबैक देना है या कंज्यूमर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो वो सब अपन को वहां से मिलेगा। गवर्नमेंट को कुछ बताना है, गवर्नमेंट को कोई नोटिफिकेशन देना है, तो वो G2C के थ्रू होगा। कंज्यूमर को कोई फीडबैक देना है या कंज्यूमर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कोई अथॉरिटी के बारे में, तो वो सब कहाँ मिलेगा, उसको G2C में मिलेगा। कंज्यूमर कैन रीच हायर अथॉरिटी विदाउट गोइंग अराउंड इन सिटीज। वो हायर अथॉरिटीज तक G2C से पहुंच सकता है। द एम इज टू रिड्यूस एवरेज टाइम फॉर फुलफिलिंग सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। कस्टमर को किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात करनी है तो G2C से करेगा, और कस्टमर को अगर कोई भी इनकम टैक्स भरना है तो वो C2G से इनकम टैक्स भरेगा। ठीक है, जैसे इसमें ई मार्केटिंग एग्जाम्पल है सर्विसेज इंक्लूडिंग लैंड सर्चेस, कंफर्मेशन ऑफ जेन्युइन लाइसेंस एंड व्हीकल ओनरशिप सर्चेस, डिस्प्यूट्स सच एज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू दिस साइट। टैक्स रिफंड आया कि नहीं आया, कितना टैक्स रिफंड आया, आपका आता है ना TDS, क्या जो भी टैक्स रिफंड आता है, वो टैक्स रिफंड अपन G2C वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनसे अपन टैक्स रिफंड अपना चेक कर सकते हैं। कोई डिस्प्यूट्स है, मेरे को लाइसेंस मिला नहीं मिला, कंफर्मेशन कब मिलेगा, ये सारी चीजें ऑफिस में जाने की जगह, गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जगह, ये सारे काम आप कहाँ कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। देन B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगर बिजनेस को कोई ई फाइलिंग करना है, ROC भरना है, ROC वो डायरेक्टली भरकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सबमिट कर सकता है। Such websites are used by the government to trade, exchange information with various business organization। गवर्नमेंट को कोई बिजनेस को बताना है कि अब से GST इतना लगेगा, अब से TDS इतना काटना है, ये इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट कहाँ देगी, खुद की वेबसाइट पे, जो जहां से बिजनेस उस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता है। जैसे ई मार्केटिंग, सच वेबसाइट्स आर एक्रेडिटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड अ मीडियम टू बिजनेस टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो अपने ROC पढ़ा था कि ROC इस वेबसाइट के थ्रू बिजनेस सबमिट भी कर सकता है, और गवर्नमेंट को कोई नोटिफिकेशन देना है कि आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा, TDS इतना लगेगा, GST इतनी लगेगी, वो सब नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे दे सकता है। समझ में आ गए? तो ये सारे अपन ने क्या पढ़े, बिजनेस मॉडल्स पढ़े। बिजनेस मॉडल्स में पहला अपन ने पढ़ा B2C मतलब फ्लिपकार्ट, देन B2B मतलब होलसेलर, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, देन अपन ने पढ़ा C2C मतलब OLX.com, देन C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, सारे बिजनेस उसको आकर अप्रोच करेंगे। देन C2G कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर अगर इनकम टैक्स भरना है तो वहां जाकर भरोगे। देन G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जगह वहां से काम कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी तक जाना है अपन को तो वहां पे अपन जा सकते हैं। नेक्स्ट B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसमें क्या है, ROC, GST, TDS सारी इंफॉर्मेशन उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपन को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके बिजनेस मॉडल्स, और ये अपन ने पढ़ लिया ई मार्केट्स कौन से होते हैं, बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क्ड सिस्टम। पेज नंबर 4.22, पेज नंबर 4.22, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क्ड सिस्टम। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क्ड सिस्टम, पहले मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ फिर लिख पाऊंगी थोड़ा बहुत इसमें। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अपन को ये बिल्डिंग बनवानी है तो उसका पहले आर्किटेक्चर बनवाना पड़ता है,
उसका रफ स्केच की कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड होगी, मतलब वो बिल्डिंग की डिजाइन क्या होगी, कहाँ किचन होगा, कहाँ मेरा रूम होगा, कहाँ लिविंग रूम होगा, कहाँ डाइनिंग रूम होगा, उसका आर्किटेक्चर। ऐसे ही नेटवर्क पे कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे होगा, उस चीज का डिजाइन जो होता है वो किस में पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। यहाँ पे टायर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। टायर का मतलब वो एप्लीकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोई भी चीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका वन टायर। वन टायर मतलब मेरी एक मशीन, वही मशीन मेरी क्लाइंट भी है और वही मशीन मेरी सर्वर भी है। सिर्फ एक ही मशीन है जो क्लाइंट है, सर्वर है। जैसे मेरे घर के अंदर जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वही कंप्यूटर मेरे लिए क्लाइंट भी है और वही कंप्यूटर सर्वर भी है। क्लाइंट मतलब क्या होता है, क्लाइंट मतलब जो लोग किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसको क्लाइंट कहा जाता है, और जो सर्विसेज देता है उसको सर्वर कहा जाता है। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कि 2+2, तो यही मशीन रिक्वेस्ट करी और यही मशीन इसको प्रोसेस करके आंसर बता रही है कि 2+2 कितना होता है, आपका 4 होता है। ठीक है, ये होता है वन टायर आर्किटेक्चर। फिर आई टेक्नोलॉजी आपकी टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर में क्या हो गया कि यहाँ पे सर्वर अलग मशीन हो गई, अलग कंप्यूटर हो गया, और उससे जुड़े हुए जो क्लाइंट्स हैं वो अलग कंप्यूटर हो गए। सर्वर अलग है, सर्विस देने वाला कंप्यूटर, सर्विस देने वाली मशीन, सर्विस देने वाला सॉफ्टवेयर, हर चीज को सर्वर कहा जाता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। तो सर्विस देने वाला सॉफ्टवेयर कहीं और पड़ा है, वो कोई और है, और जो रिक्वेस्ट मांग रहा है वो कहीं और है और वो कोई और है। जैसे कि मैंने मेरे फोन से रिक्वेस्ट किया कि मुझे क्या खोलना है, youtube.com। मैंने मेरे फोन से गूगल पे लिखा कि YouTube मुझे ओपन करना है, तो मैंने लिखा, तो मैं तो हो गई क्लाइंट, और YouTube के सर्वर ने YouTube का पेज मुझे ओपन कर दिया, YouTube के वेब सर्वर ने YouTube का वेब पेज मुझे ओपन कर दिया, तो वो हो गया आपका सर्वर। ठीक है, ये हो गई टू टायर आर्किटेक्चर की, जहां सर्वर अलग है और जहां पे क्लाइंट अलग है। अब टू टायर में होता क्या था बच्चों, टू टायर में एक दिक्कत आती थी। टू टायर में क्या दिक्कत आती थी, टू टायर में कि जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग जो होती थी, टू टायर के अंदर जितने भी रूल्स, टू टायर, अरे ये क्या हो रहा है, टू टायर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से? अब चल रहा है। हाँ जी, टू टायर में क्या होता था कि जो आपके रूल्स, जो आपकी प्रोसेसिंग, सारी चीजें जो होती थी वो क्लाइंट खुद करता था, सारी चीजें क्लाइंट मशीन पे होती थी। मतलब सर्वर सिर्फ बेसिकली ज्यादातर स्टोरेज का काम करता था या छोटी मोटी सर्विसेज देने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो फोन है, जियो पहले कॉल रेट 340 का मंथली रिचार्ज होता था जियो पे, अब जियो का मन है मुझे 350 का मंथली रिचार्ज करना है। तो अगर ये टू टायर एप्लीकेशन काम में लेता, जियो जो है नेटवर्क, वो टू टायर नेटवर्किंग सिस्टम अगर काम में लेता, तो हर क्लाइंट, हर यूजर को जाकर जियो को बोलना पड़ता, अरे अब 350 का हो गया, अरे अब 350 का हो गया, हर 350 का हो गया। तो जियो के नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने ज्यादा है, हर जगह जाकर चेंजेस करवाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस मुश्किल से हटने के लिए मेरे पास क्या आया, थ्री टायर आर्किटेक्चर आया, थ्री टायर एप्लीकेशन है। थ्री टायर में 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है प्रेजेंटेशन, मतलब एक काम 3 भागों में बट गया। एक होती है एप्लीकेशन और एक होता है आपका डेटाबेस। प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस होगा, जो यूजर को दिख रहा है, जो भी चीज यूजर से सिर्फ इनपुट लेगी और जो भी चीज यूजर को आउटपुट दिखाएगी, मतलब कोई कैलकुलेशन, कोई प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे क्लाइंट में नहीं होगी। जबकि टू टायर में जितनी भी प्रोसेसिंग, उसको दिखा भी रहा था टू टायर, मुझे इंटरफेस भी दिखा रहा था, प्लस जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो भी टू टायर में क्लाइंट पे हो रही थी। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन भी सिर्फ दिखाने का काम होगा, यूजर से लेना और यूजर को दिखाने का काम होगा। एप्लीकेशन लेयर पे यहाँ पे
पे सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो भी चेंजेस, जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो यहाँ पे होगी। और डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा आप स्टोर करते हो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे डेटाबेस लेयर के अंदर होगा। अब जियो को अगर कॉल रेट चेंज करनी है तो जियो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे जाकर अपनी कॉल रेट चेंज कर देगा, उसको हर क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये चेंजेस हो चुके हैं। ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। अब आप लोग बताओ रियल लाइफ में कौन सा काम में लिया जाता होगा? 3 टायर। तो जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, जितना भी ऑनलाइन काम होता है, वो सब क्या काम में लेते हैं? आपका 3 टायर आर्किटेक्चर काम में लेते हैं। 1 टायर 2 टायर काम में नहीं लेते। 1 टायर का मतलब एक ही मशीन, वही क्लाइंट है, वही सर्वर है। 2 टायर के मतलब सर्वर अलग है पर क्लाइंट्स अलग है, पर जितनी भी प्रोसेसिंग का काम है वो कौन कर रहा है? क्लाइंट कर रहा है। तो वहां पे क्लाइंट कर रहा है वहां पे प्रोसेसिंग का काम, तो वहां चेंजेस करना मुश्किल होता था। 3 टायर में एप्लीकेशन 3 पार्ट्स में बट गई, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे होगा? एप्लीकेशन के पास सारा प्रोसेसिंग का काम होगा। तो अगर आपको चेंजेस करना है तो सिर्फ एप्लीकेशन में जाकर चेंजेस करना पड़ेगा, आपको कोई प्रेजेंटेशन में और कोई डेटाबेस लेयर में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये होता है आपका 3 टायर आर्किटेक्चर। अब इसमें कुछ लिखवाऊं? पहले एक पेपर पे पूरा लिख लो, जितना भी मैं लिखवाती जा रही हूँ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम के बारे में, फिर एक साथ उस पेपर को यहाँ पेस्ट कर लेना। थोड़ा थोड़ा लिखवा रही हूँ बच्चों, पहले लिख लो फिर पढ़ेंगे। ये अपन आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, हेडिंग डाल लेना। 1 टायर, एक ही मशीन क्लाइंट है, एक ही मशीन सर्वर है। 2 टायर आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, हेडिंग डाल लो। और उसके अंदर ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, C1 C2 CN। फिर 3 टायर मांगने वाली मशीन।
ये बना लिया इधर का 1 टायर का 2 टायर का बना लिया, थोड़ा सा आगे कर लो स्क्रॉल। एडवांटेज लिख लिया। मैम ये जियो की बात क्या है? कहाँ पे? जियो जियो की रेट बात। चेंज, जियो रेट RAT रेट। लिख लिया। मैम हाँ ये जो 2 टायर की वर्किंग है फिर से समझाओ ना एग्जांपल के साथ। 2 टायर 2 टायर में जैसे कि एक सर्वर है, यहाँ पे सर्वर स्टोरेज का काम भी करेगा और छोटी मोटी प्रोसेसिंग सर्वर भी करेगा, ठीक है। और उस सर्वर के क्लाइंट्स हैं C1 C2 C3 C4, सपोज 4 क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे क्लाइंट का मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी होगा, क्लाइंट मतलब जो उसको दिखता है, जहां से वो इनपुट देगा और जहां से उसको आउटपुट मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी होती है वो क्लाइंट के पास भी होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस करने की कैपेबिलिटी जो है वो क्लाइंट के पास भी है। यहाँ पे रूल्स वगैरह क्लाइंट के पास भी डिफाइंड होते हैं। जियो का अपन ने एग्जाम्पल लिया, जियो को पहले 350 में वो पर मंथ चार्ज लगा रहा था, अब 400 में उसको पर मंथ चार्जेस लगाना है। तो अगर 2 टायर आर्किटेक्चर अगर आप काम में लेते, 2 टायर आर्किटेक्चर अगर आप काम में लेते, तो जियो को इन चारों क्लाइंट्स पे जाकर बोलना पड़ता कि भाई अपनी जियो की रेट चेंज हो चुकी है अब 400 रुपए, जियो की रेट चेंज हो चुकी है अब 400 रुपए, जियो की रेट चेंज हो चुकी है 400। क्योंकि यहाँ जो रूल्स रेगुलेशंस, इस कंप्यूटर सिस्टम में पहले जियो की रेट 350 थी, अब यहाँ पे मुझे 350 को हटा के 400 करना पड़ेगा। इस कंप्यूटर सिस्टम में जियो की रेट पहले 350 थी, अब इसको हटा के मुझे कितना पड़ना पड़ेगा 400। ऐसे हर एक कंप्यूटर सिस्टम में जियो की रेट जाकर कितनी करनी पड़ेगी 400 करनी पड़ेगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज वेरी डिफिकल्ट। हर जगह जाकर आप चेंजेस अगर करते हो तो वो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। हर क्लाइंट को जाकर आप बोलते हो, जितने भी लोग आपकी वेबसाइट को इंटरेक्ट करें उनको जाकर आप बोलते हो कि हमने ये चेंजेस किया है, आप अपने सिस्टम में ये चेंजेस कर लो, ये बहुत मुश्किल होता है।
अगर अपन यही कंसेप्ट 3 टायर में पढ़ते तो 3 टायर में क्या हो गया, 3 लेयर्स हो गई। एक होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, एक होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, और एक होती है आपकी डेटाबेस लेयर। यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस में तो सिर्फ स्टोरेज का काम होगा, जहां डेटा को रखा जाता है। जियो ने जो भी अपनी लिस्ट बना रखी है कि अगर आप मंथली प्लान लेते हो तो 350 का मिलेगा, अगर आप ईयरली लेते हो तो 2000 का प्लान मिलेगा, एंड सो ऑन। जो भी उसकी लिस्ट है बनी बनाई स्टोरेज, वो यहाँ पे होगा, उसके कितने यूजर्स हैं, किस कौन कब रिचार्ज कराता है, सारी डिटेल्स सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा डेटाबेस लेयर, और उसका कोई काम नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे उसको इनपुट और आउटपुट दिखेगा, इनपुट आउटपुट दिखेगा। मतलब मुझे कुछ पूछना है तो मैं यहाँ से पूछ सकती हूँ। अमेजोन पे अगर मुझे कुछ मेरे को बोलना है कि मुझे टी शर्ट्स दिखाओ, तो मैं दिखाओ किसको बोलूंगी, प्रेजेंटेशन, जो इंटरफेस मुझे दिखेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स जो उनको दिख रहा है वहां से बोलेंगे, जो टी शर्ट्स उनको दिखेंगी वो उनको उस मीडियम पे दिखेंगी, प्रेजेंटेशन पे। अब यहाँ पे जो रूल्स और जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे होती है, एप्लीकेशन लेयर। मतलब यहाँ पे ये एक सर्वर होगा, एप्लीकेशन सर्वर, इसका काम होता है सारी प्रोसेसिंग, सारे रूल्स को डिफाइन करना। अब जियो को अगर अपनी रेट 350 से 400 करनी है तो सिर्फ इसी लेयर पे जाकर वो रेट कितनी कर देगा, 300 से 400। और फिर जितने भी क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं अमेजोन पे एक सर्वर पर जाकर चेंज कर दिया कि रेट अब 300 से 400 हो चुकी है। अब जितने भी लोग उसको वापस एक्सेस करेंगे उनको रेट कितनी दिखेगी, 400 दिखेगी। हर जगह जाकर बताने की जरूरत नहीं है। ये होता है आपका 3 टायर आर्किटेक्चर। आया समझ में? क्लियर हुआ पलक? मैम चेंजेस किस पे करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे या फिर एप्लीकेशन। 3 लेयर पे? टायर में तो एप्लीकेशन में करेगा बेटा। तो प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू होगा ना? हाँ दिखेगा प्रेजेंटेशन पे, पर चेंजेस उसको एप्लीकेशन पे कर दिया। उसने रेट कर दिया 400 की, अब मैंने कहा मुझे टी शर्ट दिखाओ, तो वो टी शर्ट अब मुझे कितने की दिखेगी, 400 की दिखेगी। चाहे कोई भी क्लाइंट देखे, चाहे आप देखो, चाहे मैं देखूं, चाहे कोई थर्ड पर्सन देखे अमेजोन पे वो टी शर्ट, सबको वो टी शर्ट कितने की दिखेगी, 400 की दिखेगी। किसी को भी 300 की वो टी शर्ट नहीं दिखेगी। ओके मैम, समझ गई। आप समझ गए? समझ Yes, गए? मैम। तो ये कंसेप्ट होता है आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। 1 टायर मतलब जो ऑफिस का डेस्कटॉप है, जिसको सिर्फ वहीं जाकर उस कंप्यूटर को एक्सेस करना पड़ेगा, वही कंप्यूटर क्लाइंट है, वही कंप्यूटर सर्वर है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपना 1 टायर कहा जाता है। तो आर्किटेक्चर मतलब जहाँ पे स्टाइल ऑफ डिजाइन बताया जाता है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 2 तरह के आर्किटेक्चर हमारे कोर्स में है, 2 टायर एंड 3 टायर। 2 टायर में क्या होता है, क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, और सर्वर रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, सर्व कर देगा। क्लाइंट ने कहा मुझे टी शर्ट दिखाओ, सर्वर का काम है वो टी शर्ट डेटाबेस, मतलब जो सर्वर में पड़ी है, डेटाबेस में जो टी शर्ट पड़ी है वो कहाँ से दिखा देगा, सर्वर दिखा देगा। मतलब 2 टायर में सर्वर क्या है, डेटाबेस जहां पे चीजें रखी जाती हैं। क्लाइंट क्या है, प्रेजेंटेशन और जो प्रोसेसिंग है वो क्लाइंट करता है, और स्टोरेज का काम 2 टायर में कौन करता है, सर्वर कर देता है। क्लाइंट ने कहा मुझे फोन दिखाओ, अमेजोन पे जाकर, अगर 2 टायर अमेजोन फॉलो करता तो मैं क्लाइंट हूं, मैंने कहा अमेजोन को मुझे ओप्पो का फोन दिखाओ, ओप्पो का फोन डेटाबेस में पड़ा है, सर्वर जहां पे उसके डेटाबेस में पड़ा है वहां से मुझे ओप्पो का फोन निकाल देगा। अब रेट्स चेंज करनी है तो हर क्लाइंट को अपने सिस्टम पे वो रेट चेंज करनी पड़ेगी, वहां सर्वर पे रेट चेंज होकर नहीं दिखती। ये होता है 2 टायर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा। तो यहाँ पे 2 टायर्स होते हैं, एक तो प्रेजेंटेशन और एक डेटाबेस। प्रेजेंटेशन का मतलब क्लाइंट और डेटाबेस का मतलब सर्वर। जैसे इसका एग्जांपल है, आप लोग ये एग्जांपल बनाकर आ सकते हो एग्जाम में। ये सारे क्लाइंट्स हैं और ये सारा आपका डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब हो गया सर्वर, और जो प्रेजेंटेशन पे जो दिखेगा वो किसको दिखेगा, क्लाइंट्स को दिखेगा। एक क्लाइंट के मल्टीपल सर्वर्स हो सकते, सॉरी एक सर्वर के मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, सर्वर एक ही है यहाँ पे। प्रेजेंटेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट टायर, ये क्या है, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर इंटरैक्ट कर पा रहा है, ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर से, जिसके थ्रू यूजर इंटरैक्ट कर पा रहा है। यूजर को पहले लॉग इन करना पड़ता है उस टायर को यूज में लेने के लिए। ये जो प्रेजेंटेशन है ये किससे कनेक्टेड होता है, डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। मैं कहूंगी मुझे फोन दिखाओ तो फोन कहाँ से उठकर आएंगे, डेटाबेस से। मैंने कहा मुझे कोई ग्रोसरी दिखाओ, ग्रोसरी कहाँ से उठ के आएगी, डेटाबेस से। तो ये जो प्रेजेंटेशन है किससे कनेक्टेड होता है, डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, और वहां से उसको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। डेटाबेस टायर क्या होता है, यहाँ पे डेटा रखा होगा सबका,
प्रोडक्ट का डेटा, उसका प्राइस का डेटा, कस्टमर का डेटा, सारा का सारा डेटा कहाँ रखा होगा? यहाँ पे। यूजर क्या डेटाबेस को कभी भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? नहीं। फेसबुक पे जो जहां पे भी मेरी फोटोज पड़ी है, मैं सबको एक्सेस डायरेक्टली कर सकती हूँ? नहीं। मैं फेसबुक को कहूंगी मेरी फोटो दिखाओ तो वो मेरी फोटो दिखाएगा, मैं कहूंगी ये वाला दिखाओ तो वो ये वाला दिखाएगा। एक्चुअल कहाँ पे कितना फोटोज पड़ी है वो मैं कभी भी कहीं से भी नहीं देख सकती। तो यूजर कभी भी डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ वही दिखेगा जो एप्लीकेशन के थ्रू उसने मांगा है, उसको वो उतना दिख जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? देन इसके एडवांटेजेस क्या है इसके? दिस सिस्टम परफॉर्मेंस इज हायर बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज। यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है एज कंपेयर टू वन टायर। अगर आप वन टायर, यहाँ वन टायर से कंपैरिजन करके बताया कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, क्योंकि वन टायर में मांगने वाली भी वही मशीन, देने वाली भी वही मशीन। जब काम एक ही जना काम कर रहा है, अगर एक ही जना दो काम करेगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा, और दो अलग अलग जने दो अलग अलग काम करेंगे तो समय कम लगेगा। तो वन टायर में क्लाइंट भी वही, सर्वर भी वही। टू टायर में सर्वर अलग है और क्लाइंट अलग है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एज कंपेयर टू वन टायर। ये आप लोग लिख लो, एज कंपेयर टू वन टायर, ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा हमेशा की परफॉर्मेंस किसके कंपेरिजन में अच्छी कही गई है। Since processing is shared between client and server, यहाँ पे प्रोसेसिंग कौन कौन कर रहा है बच्चों? क्लाइंट भी कर रहा है और सर्वर भी कर रहा है, तो ज्यादा यूजर्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, उसको सेटअप करना, मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इसका डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस डिटोरिएट्स। अब मैंने परफॉर्मेंस कम बता दी, अभी तो मैंने कहा परफॉर्मेंस अच्छी, अब मैंने कहा कम हो गई। क्यों? एज कंपेयर टू थ्री टायर, थ्री टायर से उसकी परफॉर्मेंस कम होती है। नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजेस, क्योंकि एक ही तो सर्वर है, अगर एक सर्वर 10 लोगों को ही सर्विस दे सकता है, तो 10 से ज्यादा अगर 15 लोग जुड़ जाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस धीरे होनी शुरू हो जाएगी। देयर इज रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन ने एग्जांपल देखा, जियो की रेट में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। And choice of DBMS is data language used in server is proprietary to each vendor. Data language used in server, जो लैंग्वेज सर्वर काम में ले रहा है, अगर सर्वर कहता है मैं सी काम में लूंगा तो सबको सी ही काम में लेना पड़ेगा, ये रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आप अपने मन से चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका टू टायर आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट है अपना थ्री टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। थ्री टायर का मतलब समझ में आता है? यहाँ पे एप्लीकेशन तीन पार्ट में बट गई, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटा टायर। यहाँ पे सारा काम अलग अलग जगह पे होता है, लॉजिक अलग जगह पे होगा, स्टोरेज अलग जगह पे होगा, इंटरफेस अलग जगह पे होगा, अलग प्लेटफॉर्म पे होगा। सबसे पहले प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब जो हमें दिख रहा है, जो डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन दिखेगी कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, आप कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, जो हमें दिखेगा वो कहाँ से दिखेगा? हमें प्रेजेंटेशन से दिखेगा। ये टायर जो है अदर टायर से कनेक्टेड रहता है, सबसे कनेक्टेड रहता है, क्योंकि डेटाबेस से उठकर डेटा यहाँ पे दिखेगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे क्या होगा बच्चों? एप्लीकेशन पे जितने भी प्रोसेसिंग का काम होना है वो एप्लीकेशन पे। जैसे कि अगर आपको कॉल रेट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो कहां जाकर चेंजेस करोगे? आप एप्लीकेशन टायर पे जाकर चेंज करोगे। एप्लीकेशन टायर को मिडल टायर, लॉजिक टायर, बिजनेस लॉजिक टायर, लॉजिक टायर कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? डिटेल्ड प्रोसेसिंग, जितना भी प्रोसेसिंग का काम हो रहा है सारा का सारा काम यहाँ पे होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस, कॉल रेट्स में आपको कुछ भी चेंज करना है वो कहाँ जाकर चेंजेस कर दोगे? अब आप एप्लीकेशन लेयर पे जाकर चेंजेस कर दोगे। ये डायग्राम भी आप लोगों को एग्जाम में बनाकर आना है जब भी आप लोगों से थ्री टायर पूछा जाए। डेटाबेस हो गया जहां डेटा को स्टोर किया जाता है, एप्लीकेशन एक सर्वर हो गया जहां पे चीजें चेंज करी जाएंगी, और क्लाइंट्स आप डेस्कटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो अमेज़न को, आप लैपटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, या किसी और चीज के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। वो सारी चीजें क्या होंगी? आपकी क्लाइंट्स होंगी, और उनको सब कुछ प्रेजेंटेशन पे मतलब दिखेगा उनको। तो जो भी बिजनेस के रूल्स होते हैं वो सब वहां जाकर वहीं पे बिजनेस के रूल्स एप्लीकेशन पे क्रिएट किए जाते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, और बिजनेस के रूल्स एप्लीकेशन टायर पे ही चेंजेस किए जाते हैं। देन डेटाबेस टायर। डेटाबेस टायर में क्या होगा? जहां पे सारा डेटा स्टोर होगा, जहां से डेटा रिट्राइव किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस टायर कहा जाता है। अगर प्रेजेंटेशन टायर मतलब यूजर को सपोज टी शर्ट देखनी है तो यूजर किसको बोलेगा टी शर्ट देखने के लिए? प्रेजेंटेशन लेयर को बोलेगा।
प्रेजेंटेशन लेयर ये इंफॉर्मेशन बोलेगी एप्लीकेशन लेयर को कि हमें टी शर्ट दिखनी है। एप्लीकेशन लेयर डेटाबेस को बोलेगी टी शर्ट चाहिए। डेटा कहाँ पड़ा है? डेटाबेस में। डेटाबेस से डेटा उठ के आएगा एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन से डेटा उठ के आएगा प्रेजेंटेशन पे, और यूजर को वो डेटा दिख जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, हाँ जी। इसके एडवांटेजेस, 3 टायर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस क्या है? इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो। 3 टायर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस की मेमोरी टेक्निक लिखो, सीसीडी। सीसीडी, सी मतलब क्लियर सेपरेशन, सी मतलब चेंज मैनेजमेंट, एंड डी मतलब डायनामिक लोड बैलेंसिंग। क्लियर सेपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन डेटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। यहाँ सारा काम अलग अलग हो रहा है। इनपुट आउटपुट का काम अलग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग का काम अलग लेयर कर रही है, स्टोरेज का काम अलग लेयर कर रही है, सारी चीजें इंडिपेंडेंटली मेंटेन हो रही है। तो इसके दो फायदे हुए, क्विकर डेवलपमेंट थ्रू द रीयूज ऑफ प्री बिल्ट बिजनेस लॉजिक्स एंड कंपोनेंट्स। कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी हो जल्दी डेवलप करी जा सकती, क्योंकि जो लॉजिक्स, जो बिजनेस रूल्स है वो तो एप्लीकेशन में पड़े, उन्हीं को रीयूज कर करके दोबारा यूज कर कर आप कोई भी एप्लीकेशन को आराम से बना सकते हो। शॉर्टर टेस्ट फेज, अगर आपको कोई टेस्टिंग करनी है तो अगर मुझे लग रहा है इनपुट आउटपुट में गलती है तो सिर्फ प्रेजेंटेशन को टेस्टिंग करनी है। अगर मुझे लगता है कोई प्रोसेसिंग में गलती हुई है तो मुझे सिर्फ एप्लीकेशन को टेस्टिंग करनी है। अगर मुझे लगता है डेटा ही गलत स्टोर है तो मुझे सिर्फ डेटाबेस को टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग के फेजेस भी छोटे हो गए, छोटी छोटी चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी। और अगर कुछ भी नया डेवलप करना है तो ऑलरेडी जो पड़ा है उसी को रीयूज कर कर आप नया डेवलप कर सकते हो। सेकेंड इसका बेनिफिट है डायनेमिक लोड बैलेंसिंग। अगर बहुत ज्यादा लोड आ गया उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो कम होती जा रही, तो लोड को दूसरे सर्वर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर नहीं है, 2 टायर में तो सर्विस देने के लिए एक ही सर्वर था, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। 3 टायर मतलब 3 सर्वर नहीं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो आपको सर्विस दे रहे हैं। तो एक के पास काम ज्यादा आ गया तो दूसरे के पास काम ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट में एक लाइन लिखो, इन केस मोबाइल रेट्स आर चेंज्ड, in case mobile calling rates are changed, in case mobile calling rates are changed, comma, no need to update all the clients, no need to update all the clients, comma, just update application software, just update application software। यहाँ चेंजेस करना बहुत आसान है। अगर मुझे जियो की रेट चेंज करनी है तो एप्लीकेशन लेयर पे जाकर चेंज कर दूंगी, चेंज हो जाएगा। मुझे हर क्लाइंट पे जाकर चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो इजी टू चेंज एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सच एज बैंककॉम, टेलीकॉम एप्लीकेशन, ये सबको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट क्रिएट्स एन इंक्रीज नीड ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस एक्सेट्रा। नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। करंट टूल्स आर रिलेटिवली इमेच्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जो अभी टूल्स आप काम में ले रहे हो इतने मेच्योर नहीं है और वो बहुत डिफिकल्ट है उनको काम में लेना। मेंटेनेंस टूल्स आर करंटली इनएडिक्वेट फॉर मेंटेनिंग सर्वर लाइब्रेरीज। दिस इज अ पोटेंशियल ऑब्स्टेकल फॉर सिंप्लीफाइंग मेंटेनेंस एंड प्रमोटिंग कोड रीयूज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कह तो दिया आप कोड को रीयूज कर सकते हो, पर रीयूज करना उतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उन सारी चीजों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अभी मेरे पास सफिशिएंट टूल्स नहीं है जो चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए। तो डिसएडवांटेज क्या है 3 टायर आर्किटेक्चर के? एक तो नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा, करंट टूल्स इमेच्योर है और मेंटेनेंस टूल्स सफिशिएंट नहीं है। Which architecture is used? कौन सा काम में लिया जाता है रियल लाइफ में? 3 टायर। जितनी भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं वो 3 टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर काम में लेती हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जितनी भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं या दुनिया में आजकल कौन सा आर्किटेक्चर काम में लिया जा रहा है? 3 टायर आर्किटेक्चर काम में लिया जा रहा है।
Then e-commerce via internet and e-commerce e-commerce architecture via internet, और सेकंड टॉपिक है इसमें ई-कॉमर्स आर्किटेक्चर वाया मोबाइल ऐप। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा लिखवाऊंगी। ई कॉमर्स वाया इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब मैं डेस्कटॉप से ई कॉमर्स का काम कर रही हूँ। डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर से मैं अमेजोन खोलकर अमेजोन से शॉपिंग कर रही हूँ। सेकंड है ई कॉमर्स वाया मोबाइल एप्स, मतलब मैं स्मार्टफोन से मैं एम कॉमर्स का काम कर रही हूँ। तो चाहे ई कॉमर्स वाया इंटरनेट करो, चाहे ई कॉमर्स वाया मोबाइल एप्स करो, तीन चीजें ना अपने पास, क्लाइंट, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। यहाँ पे सिर्फ जो इंटरनेट और जो आप मोबाइल एप्स के थ्रू जो ई कॉमर्स करते हो उसमें सिर्फ क्लाइंट दोनों का अलग अलग है, क्लाइंट अलग अलग है। एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर दोनों का सेम है। एप्लीकेशन लेयर जो इंटरनेट मतलब जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन लेयर का काम है वही आपकी एम कॉमर्स में मोबाइल एप्स में उसका काम है एप्लीकेशन लेयर का। डेटाबेस लेयर का जो डेस्कटॉप पे काम है डेटाबेस लेयर का वही मोबाइल एप्स में काम है। क्लाइंट्स चेंज हो जाते हैं। क्लाइंट्स कैसे चेंज हो जाते हैं? इंटरनेट में तो क्लाइंट कौन आ जाएगा? डेस्कटॉप। यहाँ क्लाइंट कौन आ जाएगा? आपका स्मार्टफोन, स्मार्टफोन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वेबसाइट चाहिए होगी और यहाँ एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होंगी? एप्स चाहिए। बस इतना सा चेंज है, बाकी दोनों में सारी चीजें एकदम सेम है। तो पहले थोड़ा सा लिखवाऊं। थोड़ा सा कुछ लिखवा रही हूँ, लिख लो इसके लिए। In e-commerce, m-commerce, in e-commerce, m-commerce, everything same except client. In e-commerce, m-commerce, everything same except client. फिर एक टेबल बनाओ, उसमें लिखो क्लाइंट फॉर ई-कॉमर्स और एक में लिखो क्लाइंट फॉर एम कॉमर्स। क्लाइंट फॉर ई कॉमर्स में आप लिखोगे डेस्कटॉप, लैपटॉप, वेब ब्राउजर। क्लाइंट फॉर एम कॉमर्स में आप लिखोगे मोबाइल फोन्स, मोबाइल एप्स। ये है क्लाइंट के लिए लिखा अपन ने, ई कॉमर्स के क्लाइंट्स, एम कॉमर्स के क्लाइंट। अगर आप इसकी एप्लीकेशन सर्वर की बात करो तो जो ई कॉमर्स का एप्लीकेशन सर्वर काम करेगा वही एम कॉमर्स का एप्लीकेशन सर्वर काम करेगा। अगर आप डेटाबेस लेयर के काम करो तो जो ई कॉमर्स के लिए काम करेगा वही एम कॉमर्स के लिए डेटाबेस लेयर काम करेगा। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा? लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे, रीसेलर्स, ये सब एप्लीकेशन में आएंगे। डेटाबेस में क्या आएगा? यहाँ पे डेटा विल बी स्टोर्ड एट डेटाबेस सिस्टम। पेमेंट गेटवे, रीसेलर्स, data will be stored at DBS, database management system.
लिख लिया? देखिए आप, ई कॉमर्स वाया इंटरनेट। वाया इंटरनेट मतलब मैं डेस्कटॉप के थ्रू ई कॉमर्स का काम कर रही हूँ। तो डेस्कटॉप के थ्रू आप कैसे करते हो? क्लाइंट एंड यूजर अपना कंप्यूटर खोला, उसने ऑर्डर प्लेस किया, शॉपिंग कार्ट में डाला, क्रेडिट कार्ड चार्ज हुआ। डायग्राम्स में क्लियर नहीं क्या? ऑर्डर इज कंप्लीटेड, ऑर्डर आपका कंप्लीट हुआ, ऑर्डर फॉर्म एक जनरेट होता है, ईमेल भेजा जाता है कस्टमर को भी, आपकी बुक में तो कंप्लीट है ना डायग्राम, कस्टमर को भी और मर्चेंट को ईमेल भेजा जाता है। फिर वो ऑर्डर आपका वेयरहाउस में भेजा जाता है सामान के लिए, और फिर उसकी शिपिंग होती है और शिपमेंट आपके पास एंड यूजर तक पहुंच जाता है। तो आप लोग चाहो तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ई कॉमर्स वाया इंटरनेट, तो आप ये डायग्राम बनाकर आ सकते हो कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। और जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है वो शिपमेंट से भी जुड़ी हुई है, सारी प्रोसेसिंग का काम भी ये करेगी। ऑर्डर फॉर्म को मैनेज करना, शॉपिंग कार्ट, वेयर हाउस, ये सारी चीजों से कनेक्टेड होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। सारी चीजों पे हर जगह जो प्रोसेसिंग हो रही है वो प्रोसेसिंग का काम कौन कर रही है? आपकी एप्लीकेशन लेयर कर रही है। और डेटाबेस लेयर क्या कर रही है कि किस कस्टमर, किस मर्चेंट को क्या डेटा भेजना है वो डेटाबेस लेयर में स्टोर होगा, किसको क्या शिपमेंट हुआ है, सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा? आपका डेटाबेस लेयर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर अपन इन तीनों लेयर्स का डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या क्या है? सबसे पहले क्लाइंट और यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्लाइंट्स में कौन? वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट आपको चाहिए होगा अगर आपको कुछ भी काम में लेना। अगर अमेजोन काम में लेना है तो उसके लिए वेब सर्वर चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए और इंटरनेट चाहिए आपको। जैसे कि ई मर्चेंट से आप कोई भी फोन खरीदते हो तो आपको यूजर चाहिए, आपके लिए वेब ब्राउजर होना चाहिए, वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, और वेब सर्वर चाहिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो। इस लेयर का पर्पस क्या होता है? हेल्प द ई कॉमर्स कस्टमर्स कनेक्ट टू ई कॉमर्स मर्चेंट, मर्चेंट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या बैकएंड सर्वर उसको कहा जा सकता है। ई मर्चेंट, रीसेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, हमारे लिए सामान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएंगी। थ्रू दीज एप्लीकेशन कस्टमर्स लॉग्स टू मर्चेंट सिस्टम, दिस लेयर अलाउज कस्टमर टू चेक द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द मर्चेंट वेबसाइट है या नहीं है, प्रोडक्ट है या नहीं है। डेटाबेस लेयर क्या करेगी? यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस की। ये लेयर यूजर को एक्सेसिबल सिर्फ एप्लीकेशन के लेयर के थ्रू एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। देन ई कॉमर्स वाया मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स हम लोग समझते हो क्या होता है? मोबाइल एप्स जो मोबाइल डिवाइसेस पे जो एप्लीकेशंस चलती हैं, जैसे कि अमेजोन अगर वो कंप्यूटर में चल रहा है तो उसको वेबसाइट, अमेजोन की वेबसाइट जैसे चल रही है, और अगर वही अमेजोन अगर फोन में चल रहा है तो मोबाइल ऐप। मोबाइल एप्स के अपन ने कुछ मॉड्यूल्स पढ़े थे, फ्रंट, टिकटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग और सपोर्ट, अगर उसको सपोर्ट चाहिए तो एम कॉमर्स, एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू खरीदना एंड बेचना। आप कहीं से भी खरीद और बेच सकते हो सामान, आपको एक जगह से जुड़े रहने की जरूरत नहीं, उस डेस्कटॉप पे जाकर खरीद कर बेचने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी सामान अगर खरीद पा रहे तो उसको एम कॉमर्स कहा जाता है। आजकल ये एम कॉमर्स ही काम में ले रहे हैं लोग, मोबाइल फोन्स ही काम में लेते हैं। अगर उनको कुछ भी काम में कोई भी साइट खोलनी है तो उनको कोई कंप्यूटर को प्लग इन करने की जरूरत नहीं है। ये सब ग्रोथ इतनी ज्यादा एम कॉमर्स की क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दी एप्स। आज अमेजोन अगर मेरे मोबाइल फोन में खुल ही नहीं पाएगा या ढंग से नहीं खुलेगा तो मैं अमेजोन को नहीं एक्सेस करूंगी मेरे फोन से, उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी। एप्स क्या होती है? एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए डिजाइन की गई है, उनको क्या कहा जाता है? एप्स कहा जाता है। ये तो हमें मतलब पता है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है उसने। इसका अगर डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम क्या है? यूजर, यूजर सबसे पहले छोड़ दो, इसका डायग्राम छोड़ दो, इसकी सिर्फ अपन वो देखेंगे, टेबल देखेंगे। टेबल में मैंने कहा सिर्फ इनका क्लाइंट अलग है, बाकी एप्लीकेशन और डेटाबेस सेम है। देखो एप्लीकेशन लेयर वही है, ई मर्चेंट, रीसेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स, पेमेंट गेटवे, जो वहां पड़ा था वही इसकी यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर का मतलब वही है कि आपको चेक करना है प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। डेटाबेस का काम क्या होता है? डेटा को रखना, प्राइसेस रखना। जो यूजर अगर उसको एक्सेस करना चाहता है तो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू कर सकता है। ये दोनों चीजें तो दोनों में सेम है। क्लाइंट, यहाँ क्लाइंट अलग हो गए। क्लाइंट में कौन कौन आएगा? एक तो मोबाइल एप्स आ जाएंगी और एक यूजर आ जाएगा। यहाँ पे आप स्मार्टफोन लिख सकते हो, मोबाइल फोन भी आपका क्या आ सकता है? क्लाइंट के अंदर आ सकता है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने ई कॉमर्स मर्चेंट से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो सिर्फ क्लाइंट अलग है, बाकी एप्लीकेशन
और डेटाबेस दोनों में सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया था, इजीएस्ट क्वेश्चन है। वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स मतलब अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, इसका ये डायग्राम भी बच्चों याद करना है। तो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप का क्या मतलब होता है। कस्टमर या तो ऑनलाइन ऑर्डर सबमिट करेगा या अपने फोन से ऑर्डर सबमिट करेगा, ऐसा ही होता है, या तो कंप्यूटर से या फोन से करेगा। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है या सीओडी के थ्रू, किसी के थ्रू पेमेंट कर सकता है। ऑर्डर वेयर हाउस पे जाता है शिपिंग के लिए और शिपमेंट शेड्यूल होता है और कस्टमर तक वो शिपमेंट आप तक वापस पहुंच जाता है। इतना इजी स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स का मतलब क्या क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, ये अपन देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको अमेज़न से कोई सामान खरीदना है तो सबसे पहले आपको उसमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर क्या करते हो आप, प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट करते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फोन खरीदना है तो मैं फोन को सिलेक्ट करूंगी, ये मुझे खरीदना है। उसके लिए कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऑर्डर प्लेस के लिए उसने कहा मुझे ऑर्डर करना है, कार्ट में डालने के बाद ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते ही पेमेंट गेटवे पे वो चला जाता है कि आप किस मीडियम के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। पेमेंट गेटवे मतलब यहाँ पे कस्टमर पेमेंट का मेथड चूज करता है कि मैं कैसे पेमेंट करना चाहती हूँ। अगर वो सीओडी के थ्रू पेमेंट करना चाहती है तो the merchant gets the update from payment gateway about the payment realization from the customer। जब उसको पेमेंट मिलेगा तो मर्चेंट को पता चल जाएगा। नहीं, सीओडी के अलावा अगर आप कोई भी और पेमेंट मेथड चूज करते हैं, सीओडी के अलावा मैंने ऑनलाइन बैंकिंग चूज कर लिया कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो हकीकत मुझे उस बैंक की वेबसाइट पे ले दिया, वहां पे मेरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां से मैं पेमेंट करती हूँ। पेमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके पास पेमेंट आ चुका है। अमेज़न में भी आप कौन से सप्लायर से सामान खरीदो उस मर्चेंट को पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट आ चुका है। अगर आप सीओडी के थ्रू पेमेंट करते हो तो वो आपको दोबारा चेक करता है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है ना, गलत तो नहीं है ना, और फिर जब सीओडी से मैं पैसा दे दूंगी तो आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि इस बंदे ने ये पैसा दे दिया है। पेमेंट मेथड चूज कर लिया, उसके बाद सामान की क्या होती है, डिस्पैचिंग या शिपिंग प्रोसेस होती है। शिपिंग डिस्पैच जो है वो दो तरीके से हो सकता है। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन्वेंट्री इज मैनेज्ड बाय ई कॉमर्स वेंडर, अगर ABC कोई खुद की दुकान है, मेरी खुद की दुकान है जिसका मैंने ऑनलाइन स्टोर खोल रखा है, अगर मेरे स्टोर से निकलना है तो मेरे स्टोर से डायरेक्ट इन्वेंट्री में वो पैक होएगा, सामान निकल जाएगा। अगर अमेज़न पे कोई आपने ऑर्डर किया और अमेज़न पे ABC अपना सामान बेचती है तो ABC के फिर इन्वेंट्री से सामान पैक होएगा और अमेज़न का उसके ऊपर टैग लगेगा, फिर वो सामान शिप होएगा। तो शिपिंग होने के दो तरीके हैं, एक तो ABC खुद डायरेक्टली शिप करेगा, खुद का अगर है उसका इन्वेंट्री, उसका खुद का नहीं है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू सामान बेच रहा है तो थर्ड पार्टी से पैक होएगा, उसका नाम का लेबल लगेगा और सामान आपका डिलीवर हो जाएगा। फिर डिलीवरी ट्रैकिंग मतलब सामान कहां तक पहुंचा कहां तक नहीं। तो जितने भी जो एजेंट्स होते हैं जो डिलीवर कर रहे हैं सबके पास एक हैंडल डिवाइसेस होती है, उस डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कस्टमर, वो बंदा कहां तक पहुंचा। सीओडी ट्रैकिंग मतलब अगर आप सीओडी पेमेंट मेथड चूज करते हो तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे वो अपने फोन में एंट्री कर देगा कि इस बंदे ने ये पेमेंट कर दिया। तो ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं ई कॉमर्स में सामान खरीदने के। क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो, लॉग इन, फिर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो, फिर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर पेमेंट गेटवे, फिर शिपिंग डिस्पैच एंड शिपिंग, फिर डिलीवरी ट्रैकिंग और फिर सीओडी ट्रैकिंग। ये क्वेश्चन 6 नंबर में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ई कॉमर्स के वर्कफ्लो डायग्राम क्या होता है, तो ये डायग्राम बनाना था और ये टेबल आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स, अपन ने पूरा पढ़ लिया। उसमें अपन ने 2 टायर पढ़ा, 3 टायर पढ़ा, ई कॉमर्स वाया इंटरनेट, ई कॉमर्स वाया मोबाइल एप्स, एंड अपन ने पढ़ा ई कॉमर्स में कैसा काम होता है, वर्कफ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे आज, दैट इज रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क मतलब दर्द। ई कॉमर्स इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, फिर भी ई कॉमर्स लोग यूज में लेने से डरते क्यों है। जब भी कोई वेंडर या यूजर ई कॉमर्स को यूज में लेता है तो उसको किस चीज का डर बना रहेगा, किस चीज का रिस्क रहेगा।
किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने से पहले उसका रिस्क पता होना चाहिए और उसके कंट्रोल्स पता होने चाहिए, तभी उस प्लेटफॉर्म में आपको हमेशा स्विच करना चाहिए। तो रिस्क क्या है? जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो सकता है, चाहे वो यूजर हो चाहे वो वेंडर हो, दोनों को किसकी वजह से नुकसान हो सकता है, सारी बातें रिस्क में पड़ेंगे। क्या क्या रिस्क है? पहला है प्रिवेसी और सिक्योरिटी। यहाँ पे हैकिंग का डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मेरी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मेरी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, सर्वर पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो मुझे हमेशा डर रहेगा कि मेरी जो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है वो कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेरी जो भी रूल्स नंबर, मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। क्वालिटी का इश्यू आएगा। क्वालिटी मतलब हाँ लग रहा है, दिख तो रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का, आया जब एकदम कचरा निकल गया सामान, ठीक है, और उस पर कोई रिटर्न विटर्न कुछ नहीं है, तो ये इश्यू आपका आ सकता है, ये डर आपको हो सकता है, क्वालिटी इश्यू हो सकता है। देन डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, कई बार क्या होता है सामान पहुंचने में देरी लग जाती है, देरी लग जाती है। अब जैसे अभी तो कोविड के चक्कर में भी वो कह रहे हैं 4 दिन में पहुंचेगा, पर कई बार 10-10 दिन तक सामान नहीं आता। अगर आप कोई दूसरी कंट्री से कुछ ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, तो दूसरी कंट्री में बीच में आपकी कस्टम ड्यूटी और पता नहीं 1000 चीजें, क्लियरेंस ये सारी चीजें लगेंगी, और ये सारी कॉस्ट वो हिडन कॉस्ट होती है। वो दिखा रहा है कि आपको सामान 50 रुपए का है, पर सामान पहुंचते पहुंचते तक मेरे पास कितने रुपए का हो गया, 200 रुपए का हो गया, उसमें कुछ हिडन कॉस्ट जुड़ी हुई है जो उसने मुझे शुरू में नहीं बताई थी। ये आपका हो सकता है। नीड एक्सेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अगर ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन करना है, उसको पर्सनली आप टच कर नहीं देख सकते। सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इशू, यहाँ पे क्लोनिंग पॉसिबल होती है, क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब उसके जैसा ही दूसरा। एक तो चोरी करने का तरीका है कि किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया, जब क्रेडिट कार्ड चुराएगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, मुझे पता है वो चोरी हो गया। किसी ने क्या किया, मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया नहीं, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई तो मैंने वेटर को कह दिया कि लो मेरा क्रेडिट कार्ड स्वैप कर ले आओ मशीन के अंदर। उस वेटर ने क्या किया, उस क्रेडिट कार्ड को जो एक्चुअल मशीन थी उसमें स्वैप किया, और प्लस उसके पास एक और मशीन, उसने जीरोक्स मशीन बना रखी, उसमें भी वो क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया। तो जो डिटेल्स एक्चुअल मशीन में गई प्लस डिटेल्स उसकी क्लोन मशीन जो उसने डुप्लीकेट मशीन बना रखी मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर चुराने के लिए, उसमें भी मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स चली गई। अब वो वेटर क्या करेगा, बाद में वेटर क्या करेगा, उसके पास मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर आ चुका है, सब कुछ उसके पास मेरा आ चुका है, उस क्रेडिट कार्ड के नंबर से वो कहीं से भी शॉपिंग करता जा रहा है, मेरे पास बिल आता जा रहा है। 1 महीने बाद बिल आया तो मुझे पता चला अरे इतना बिल कैसा आ गया, मैंने तो इतना खर्चा किया ही नहीं। फिर बाद में पता चलेगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड एक्चुअल फिजिकल चोरी नहीं हुआ, तो मैं उसको रोक भी नहीं पाई क्योंकि फिजिकली चोरी नहीं हुआ, उसकी क्लोनिंग हो गई, किसी ने सेम का सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा बना लिया, उसका डुप्लीकेट वर्जन उसने बना लिया। क्रेडिट कार्ड को फिजिकली नहीं चुराया, फिजिकली क्रेडिट कार्ड आपका स्टोल नहीं हुआ है, फिजिकली चोरी नहीं हुआ है, उसकी क्लोनिंग हो गई है, सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड उसने उसकी मतलब इंफॉर्मेशन कहीं और पे ले ली है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हम किसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे आपका डिजिटल नहीं, यहाँ पे नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए रोड्स रेलवेज भी अच्छी होनी चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छी ई कॉमर्स की वेबसाइट मेरी बना दी, पर सामान डिलीवर करवाने के लिए अगर बॉम्बे से झुंझुनू सामान आ रहा है और वो वायर ट्रेन आ रहा है और ट्रेन अगर डिले चल रही है तो सामान पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया, वहां पे रोड्स भी अच्छी नहीं है, वहां पे रेलवेज मतलब ये जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो इतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है ई कॉमर्स का काम उतना प्रॉपर्ली ना हो पाए। देन प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब लिख लो क्या होता है, ओपनिंग द डोर टू मेनी पोटेंशियल रिस्क, ओपनिंग द डोर टू मेनी पोटेंशियल रिस्क, the door to many potential risk। जैसे कि
एक्सिस बैंक की जो सपोज वेबसाइट है तो www.axix.com होगी उसकी एक्चुअल वेबसाइट। किसी ने उसकी दूसरी वेबसाइट बना दी www.access, ये भी एक्सेस, ये भी एक्सेस, रीड करने में यही है। मेरे को किसी ने कहा एक्सिस बैंक की वेबसाइट उसी के नाम से है, मैं ओपन करूंगी तो मैंने अगर ये भी ओपन कर लिया तो वो मुझे उसको लॉगिन करने देगा और उसमें मेरी सारी डिटेल्स अगर मैं डाल देती हूँ, मेरा अकाउंट नंबर वगैरह, तो वो उसका अकाउंट नंबर वहां आ जाएगा और मेरे एक्चुअल अकाउंट से वो वहां से डेटा चुरा सकता है। सिटी बैंक की एक्चुअल स्पेलिंग ये है सिटी की, पर कई लोग ये डालेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगी। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। देयर इज नीड टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट यूजर्स इन द वर्चुअल ग्लोबल मार्केट वेयर एनीवन कैन सेल और बाय फ्रॉम एनीवन एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करना कि वो यूजर सही है ना, जो बेचने वाला बंदा है वो सही है या नहीं, उसके आइडेंटिफिकेशन को देखना, ऑथेंटिकेशन को देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी कहीं से कुछ भी बेच भी सकता है और कहीं से कुछ भी खरीद भी सकता है। रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेप्यूटेशन का मतलब होता है मना कर देना। जैसे कि अपन ने देखा था कि सीओडी पे सामान मंगवाया, फिर आपने कह दिया भाई हमने तो सामान नहीं मंगाया, तो आप रेप्यूटेशन कर रहे हो, आप मना कर रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं किया, ये रिस्क हो सकता है। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई कॉमर्स कई बार क्या होता है वो ऑथेंटिक नहीं होते, वो रिलायबल नहीं होते। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे कई बार भरोसा नहीं किया जा सकता। डेटा लॉस, थेफ्ट और डुप्लीकेशन, डेटा चोरी हो सकता है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो चोरी हो सकता है, उसका कोई डुप्लीकेट वर्जन, क्रेडिट कार्ड का डुप्लीकेट वर्जन बना लिया, डेटा बीच में ब्रेक कर दिया, मैं पहुंचाना चाहती हूँ हाय, किसी ने उसको ब्रेक करके कुछ और डेटा कहीं और पहुंचा दिया, तो डेटा चोरी हो सकता है। अटैक फ्रॉम हैकर्स, हैकर्स से अटैक हो सकता है। हैकर कौन होते हैं? जो अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं, जो बिना परमिशन के मेरे सिस्टम में घुस जाएंगे, उसमें वायरस डाल सकते हैं, उस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो जो हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं, ये डर हमेशा बना रहेगा। डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज का पहले एग्जांपल समझो। जैसे कि दो वेबसाइट्स हैं, एक है अमेज़न, एक है फ्लिपकार्ट, दोनों एक दूसरे की क्या है? कॉम्पिटिटर्स। फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, अमेज़न को भी पता है फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है। अब अगर सेल के टाइम पे फ्लिपकार्ट का सिस्टम अनअवेलेबल हो जाए तो फ्लिपकार्ट को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने जो बैंडविड्थ ले रखी है, फ्लिपकार्ट को लगता है, जैसे सपोज एग्जांपल डेली उसके 50 कस्टमर्स आते हैं रेगुलर में, ऑन एन एवरेज, कभी 40, कभी 30, कभी 60, मतलब इस तरह कस्टमर्स नहीं आते। उसने ऑन एन एवरेज देख रखा है कि सेल के टाइम पे मेरे पास पर डे कितने कस्टमर्स विजिट करेंगे? 200। अमेज़न ने क्या किया? फ्लिपकार्ट की सेल को गिराने के लिए अमेज़न ने खुद ने ट्रैफिक क्रिएट किया, फेक आईडीज बनाई। अमेज़न ने क्या किया? फेक आईडी बनाई, ट्रैफिक क्रिएट हुआ। इस फेक आईडी से उसने सेल के टाइम पे, जैसे ही सेल शुरू हुई, अमेज़न ने 200 की 200 या सपोज 150 फेक आईडी बना रखी, तो 150 फेक आईडी अमेज़न ने इसके ऊपर डाल दी। फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया 150 लोगों ने, फेक है, एक्चुअली वो कुछ नहीं खरीद रहे, सिर्फ फेक है। एक्चुअल कस्टमर कितने हो रहे हैं फ्लिपकार्ट के? 50। अब 50 के अलावा 51th वाला जो एक्चुअल कस्टमर आएगा तो उसको फ्लिपकार्ट दिखा देगा कि अभी सर्वर डाउन है, अभी आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती। डिनायल, फ्लिपकार्ट ने मना कर दिया, मैं आपको अभी सर्विस नहीं दे सकती। इसकी वजह से क्या होगा? फ्लिपकार्ट को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा फ्लिपकार्ट के ओनर को कि हो क्या रहा है। मेरी वेबसाइट दिखा रही है कि 200 लोग विजिट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में तो 50 लोग ही शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी 150 है का उसको समझ में ही नहीं आएगा। फेक आईडी से ट्रैफिक क्रिएट कर दिया अमेज़न ने, उसके ऊपर फेक आईडी से ट्रैफिक क्रिएट कर दिया। इस चीज को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे सर्विस टू द कस्टमर्स में बी डिनाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अभी मेरा सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कस्टमर्स को कह सकती हूँ कि मैं आपको अभी सर्विसेज नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस सिस्टम में वायरस आ गए हो, ईमेल बॉम्ब्स आ गए हो, फ्लड्स आ गई हो, या उसने ऐसे डेटा पैकेट्स बनाए हो, फेक डेटा पैकेट्स बना दिए हूं, अमेज़न ने फेक डेटा पैकेट्स बनाकर उसके ऊपर भेज दिए।
तो डिनायल ऑफ सर्विसेज की वजह से क्या होता है कि यूजर उस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स के लिए ये अटैक अगर हो गया तो उसके लिए बहुत 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 महंगा हो सकता है, क्योंकि कस्टमर अगर उससे खरीद ही नहीं पाएगा और बहुत टाइम तक अगर कस्टमर उससे नहीं खरीद पा रहा, आज नहीं खरीद पा रहा, उसने शाम को देखा शाम को भी नहीं खरीद पा रहा, कल देखा कल भी नहीं खरीद पा रहा, परसों देखा परसों, फिर कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मुझे तो फ्लिपकार्ट से खरीदना ही नहीं, और साइट की रेपुटेशन बहुत गिर जाएगी, कस्टमर कहीं और से आपसे सामान खरीद लेगा। तो ये होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विसेज। चाहो तो ये आप लोग बना सकते हो, इसको देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है। बन गया? बन गया? तो डिनायल ऑफ सर्विसेज मतलब जानबूझकर उसकी साइट को अनअवेलेबल शो करना ताकि कस्टमर्स को एक्सेस ना कर पाए। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, अब तो आईटी एक्ट आ गया 2000 में। 2000 से पहले आईटी एक्ट नहीं आया था, जब जो डिजिटल सिग्नेचर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते थे वो एज एविडेंस कोर्ट में प्रूव नहीं किए जा सकते थे, वो लीगल रिकॉग्नाइज एविडेंस नहीं थे। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, ऑडिट करने के लिए जो भी आपको कार्बन कॉपी चाहिए, जो भी आपको वाउचर्स चाहिए, हो सकता है ई कॉमर्स में वाउचर्स उड़ा दे, बीच में से कोई ट्रांजेक्शन गायब हो जाए, हो सकता है वो वाउचर्स इनकम्प्लीट हो या इतने ज्यादा हो कि उन सबको मैनेज करना, उन सबको स्टडी करना, ऑडिट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, पायरेसी का मतलब चोरी करना। कोई मूवी है ऑनलाइन थिएटर्स में आ रही है, नहीं सॉरी थिएटर्स में आ रही है, हाथ की हाथ वो मूवी आपको टेलीग्राम पे दिख जाती है, हाथ की हाथ मूवी अमेजॉन प्राइम पे दिख जाएगी, आपको कहीं भी वो मूवी आपको दिख जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, उसका पायरेटेड वर्जन आ जाता है, उसका चोरी वाला वर्जन तुरंत आ जाता है। तो जितना भी ई कॉमर्स में काम होता है उसकी चोरी की जा सकती है। समझ में आ गए? ये सारे क्या होते हैं रिस्क ऑफ ई कॉमर्स। देखते हैं क्या क्या रिस्क हमने देखे, क्या क्या रिस्क हमने देखे। पहला देखा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ क्या डर रहेगा? हैकिंग का डर रहेगा। क्वालिटी इश्यू मतलब जो मांगा वो नहीं मिला, कुछ और सामान हमें मिल गया। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट मतलब दूसरी कंट्री से मंगवाया तो कस्टम ड्यूटी या ये सब में पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा और सामान पहुंचने में भी देरी हो सकती है। नीड एक्सेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, आपको इंटरनेट चाहिए, उसको पर्सनली टच करके देख नहीं सकते। सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यू मतलब क्लोनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स रेलवेज अच्छी नहीं होंगी तो ई कॉमर्स इतना सक्सेसफुल रन नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, उसकी आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कहीं से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैंने आपसे सीओडी पे सामान नहीं मंगवाया। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है, रिलायबल है, इस पे 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। डेटा लॉस, डेटा इंटरनेट पे डेटा चोरी भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। अटैक फ्रॉम हैकर्स, अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके सिस्टम में घुसकर उसमें वायरस, बॉम्ब्स ये सब डाल सकता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज की कस्टमर को वो सिस्टम अनअवेलेबल शो कर रहा है, कस्टमर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा बिकॉज उसमें वायरस आ गया, और अगर बहुत टाइम तक ऐसा होगा तो कस्टमर आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है। Then non-recognition of electronic transactions की digital signatures as evidence कोर्ट में प्रूव नहीं किए जा सकते। Lack of audit trail कि आपके पास वाउचर्स कूपन्स नहीं है, वाउचर्स नहीं है, कार्बन कॉपी नहीं है जिससे आप ऑडिट कर सको, या फिर वो टैम्पर्ड हो चुकी है, या फिर वो इतनी ज्यादा है कि उन सबकी ऑडिट करना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी कि आपकी कॉपीड वर्जन आ सकता है, उसका डुप्लीकेट वर्जन आ सकता है। तो चीजों को सेफ रखना, प्रोटेक्ट रखना बहुत मुश्किल। ये अपन ने पढ़ लिया रिस्क इन ई कॉमर्स ई बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक तो कंट्रोल्स इन एन ई बिजनेस एनवायरनमेंट
ये केस स्टडीज, ये जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, ये अपन नहीं पढ़ेंगे, काट दो, ये टॉपिक काट दो, ये पूरा टॉपिक काट दो 3-7 तक। हाँ, एक तो कंट्रोल्स बचे हैं बच्चों, और एक अपने टॉपिक बचा है वर्चुअलाइजेशन। ये 2 टॉपिक्स बचे हैं जहां तक भी लास्ट गाइडलाइन से पहले तक का जो भी है, गाइडलाइन से पहले तक का काटना है, ठीक है ना। ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम ये टॉपिक नहीं कर रहे हैं। ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक है एक्चुअली, आपका पूरा ऑडिट में पढ़ते हो आप ये सब चीजें। अब अपने 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, कल ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट करके अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में कुछ भी पूछना हो तो कल आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कल आप लोग पूरा चैप्टर आज अच्छे से गो थ्रू करके आए। कल अपन इस पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन, सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स का रिवीजन और सिर्फ हेडिंग्स का रिवीजन करेंगे, अंदर के किसी चीज का रिवीजन कल नहीं करेंगे अपन, ठीक है। और परसों अपना टेस्ट नहीं, रिस्क ऑफ ई बिजनेस की कोई एमटी नहीं है मेरे पास। चलो बाय।